2061 के साल में जापान अपनी खराब इकोनॉमिक पॉलिसी और बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से बिल्कुल गिर गया था। एक टाइम पर जो देश दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पावर था अब कमजोर टुकड़ा बन गया था, जिसे कैपिटलिस्ट देश एक दूसरे से छीन लेने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई जापान पर अपना कब्जा जमाना चाहता था और इसी लालच के चक्कर में दुनिया भर के देश आपस में टकरा रहे थे। तभी उन्होंने एक खतरनाक हथियार का यूज किया, ह्यूमनॉइड वेपन्स, जिन्हें एमी कहा जाता था। इन वेपन्स के आने के बाद जापान की हालत पहले से और भी ज्यादा बुरी हो गई। यहाँ पर हम अपने मेन कैरेक्टर शिबा को देखते हैं। शिबा कुछ दोस्तों के साथ एक गिर चुके एमी के पार्ट्स को ढूंढ लेता है। सभी लोग जल्दी जल्दी जो चीजें यूज हो सकती थी वो निकाल लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। बाकी लोग सोच रहे होते हैं कि इन पार्ट्स का यूज कहाँ किया जाए, पर शिबा सबसे ज्यादा चीजें अपने पास रख लेता है और अपना असली इरादा किसी को नहीं बताता। उसके बाद शिबा को उसके घर के सामने छोड़ दिया जाता है। इस बीच शिबा सुनता है कि कुछ जापानीज लोगों और फॉर्जिन सोल्जर के बीच में झगड़ा हो गया है, लेकिन शिबा को इस सब से कोई मतलब नहीं होता। वो चुपचाप घर के अंदर चला जाता है, क्योंकि उस वक्त जापानीज पैदा होना एक श्राप था, जिसे पुराने टाइम में जीवस के साथ होता था। वैसे ही हाल अब जापान के लोगों का था। चाहे तुम्हारे पास पैसा हो या फिर टैलेंट, फिर भी उनके लिए अच्छी नौकरी मिलना लगभग नामुमकिन था। शिबा अक्सर सोचता है कि जिंदगी जीने का असली मतलब है क्या। ये सोच उसके अंदर उदासी भर देती है और इसी उदासी को दूर करने के लिए वो दोबारा से अकेला ही माउंटेन की तरफ चला जाता है। इस बार उसने अपने दोस्तों को नहीं बुलाया था और ना तो उनके नाम पता था उसे और ना ही कि वो कहाँ पर रहते हैं। शिबा उन्हें सिर्फ एक लवर के ग्रुप के थ्रू जानता था, लेकिन उसके लिए ऐसी छोटी सी दोस्ती भी काफी होती है। शिबा वापस से उस जगह पर पहुंचता है जहां उसने एमी के कुछ पार्ट्स पहले छुपाए थे। दिन भर वो वहां पर घूमता रहता है और जब शाम होने वाली होती है वो घर लौटने लगता है। तभी उसे एक जोर की हेल्प मांगने की आवाज सुनाई देती है। शिबा सीधा क्यूरियस हो जाता है, पर साथ ही थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है उसको, इसलिए वो अपना मिलिट्री सोवेल निकालता है और धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। पत्तों के पीछे उसे एक बॉक्स पड़ा हुआ मिलता है और अचानक उस बॉक्स से आवाज निकलता है। बॉक्स अपना परिचय देता है। उसका नाम गाय होता है और गाय एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है जो कि अपनी खुद की सोच और जिंदगी रखता था। शिबा तुरंत डर जाता है और उसे लगता है कि इसमें पढ़ना मतलब कि अपने ऊपर मुसीबत बुलाना है, इसलिए वो पलटने ही वाला था, लेकिन गाय उसके दिमाग की बात समझ जाता है और उसे डांट देता है। गाय ये तक कह देता है कि शिबा ने एमी का कम्युनिकेटर छुपा कर रखा है। गाय शिबा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे बचा लो क्योंकि उसकी बैटरी अब खत्म होने वाली है। शिबा अभी डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि क्या करे। तभी गाय उसे झट से कहता है कि जल्दी भागो, कोई आ रहा है। और सच में कुछ ही पल में एक मिलिट्री व्हीकल आ जाता है। सोल्जर शिबा को देख लेते और उससे सवाल करने लगते कि तुम यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हो। शिबा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो बस कैंपिंग कर रहा था, लेकिन सोल्जर उसकी बात पर यकीन नहीं करते क्योंकि उनके लिए ये जगह एक डेंजरस बैटल साइट थी जहाँ पहले एक एमी गिर चुका था और उन्होंने यहाँ के इक्विपमेंट्स थीफ की एक्टिविटी भी डिटेक्ट की थी। अब हम देखते हैं कि दो सोल्जर शिबा के पास आ जाते हैं और उसे अपना ID कार्ड दिखाने के लिए कहते हैं। शिबा एक ऑर्फन था जो कि अपने इनहेरिटेंस और गवर्नमेंट के थोड़े से सपोर्ट पर जिंदा था। रिकॉर्ड क्लीन होने के बावजूद भी सोल्जर उसे नीचे गिरा देते और उसके बैग की तलाश करने लगते, पर जब उन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो उसे छोड़ देते। सिचुएशन सेटल होते ही शिबा वापिस से उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने गाय को छुपाया था और उसे एक पुरानी छोड़ी हुई फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है। और ये फैक्ट्री शिबा ने पहले अपना सीक्रेट अड्डा बना कर रखा था। फैक्ट्री के अंदर एक सिक्योरिटी डोर था जिसके पीछे एक पूरा एमी पड़ा था। शिबा तुरंत गाय की बैटरी चार्ज करने लगता है और गाय बहुत ही हैरान होकर उससे पूछता है कि क्या तुमने ये एमी खुद असेंबल किया है। तब शिबा अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि एक दिन जैसे पुराने खदान को रन एक्सप्लोर करती वैसे ही उसने इस फैक्ट्री को ढूंढा था। जब वो अंदर गया तो टूल्स और इक्विपमेंट्स अभी भी वहाँ पर पड़े थे। इसके बाद शिबा काफी दिन तक लगातार एक सीक्रेट रूम अनलॉक किया और उसके अंदर ऑलरेडी एक एमी पड़ा हुआ था, लेकिन उस एमी की बॉडी थोड़ी अलग थी क्योंकि उसमें सेंट्रल कंट्रोल डिवाइस मिसिंग था। शिबा तब से उसी को स्टडी कर रहा था। इस टूटी फूटी दुनिया में एक ही चीज थी जो कि शिबा को अब भी थोड़ा सा खुशी देती थी। गाय शिबा के पैशन को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। फिर अचानक वो एक ऐसा सवाल पूछता है जो शिबा ने कभी भी नहीं सोचा था, जब ये एमी चलने लगेगा तो तुम क्या करोगे। ये सुनकर शिबा चुप हो जाता है। उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता। गाय उसकी साइलेंस को देखकर कहता है कोई बात नहीं, चाहे तुम सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए क्यों ना काम कर रहे हो। बॉर्डर वॉर के टाइम पर लोग ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न लेकर सिर्फ रोबोट्स की लड़ाई देखने के लिए आते थे। सब अपने पर्सनल इंटरेस्ट और इंजॉयमेंट के लिए ही करते थे, लेकिन शिबा उसकी बात को कट कर देता है और एक सिग्नल जैमर एक्टिवेट करता है ताकि गाय के सिग्नल बाहर ना जा सके और उसे वहाँ चार्ज पर छोड़ देता है। खुद फैक्ट्री से निकल जाता है। जैसे ही डोर बंद होता है गाय अपनी असली ताकत दिखाना शुरू कर देता है। वो पूरी फैक्ट्री को स्कैन करता है और मशीन को अपने कंट्रोल में लेकर कुछ नए प्रिपेयर करने लगता है।
3 दिन बीत जाते हैं, सिबा वापस फैक्ट्री नहीं आता। लगातार बारिश हो रही होती थी, जिससे कि सिबा बहुत ही एंजॉय हो गया होता है। उसे डर होता है कि कहीं गाय फैक्ट्री की सारी बिजली ड्रेन ना कर दे। अगले दिन सिचुएशन और खराब हो जाती है। मिलिट्री सिबा की उन दोस्तों को पकड़ लेती है जो कि एक व्हीकल को मॉडिफाई कर रहे थे और उसमें एमी के पार्ट्स को यूज कर रहे थे। कमांडर उन तीनों को टेररिस्ट डिक्लेयर करता है और उनके सामने सिबा की फोटो रख देता है और वो धमकी देता है कि अगर उन्होंने सिबा की इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उधर सिबा अपने हेडफोन्स रिपेयर कर रहा था कि गाय ने एक डेंजरस सिग्नल पिक किया और तुरंत सिबा को वार्न किया, जल्दी भाग जाओ, सोल्जर तुम्हारे घर के अंदर घुसने वाले हैं। और वैसा ही होता है, सोल्जर घर में घुस जाते हैं, लेकिन सिबा वहाँ पर पहले से ही निकल चुका होता है। वो तुरंत नियर बाय सिक्योरिटी कैमरा चेक करने लगते हैं ताकि सिबा का पता लगा सके। सिबा सीधा फैक्ट्री की तरफ दौड़ जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है उसके होश उड़ जाते हैं। गाय ने एमी को कंप्लीट कर दिया होता है, लेकिन सिबा अपनी खुशी को ज्यादा देर तक एंजॉय नहीं कर पाता क्योंकि सोल्जर ऑलरेडी उसका पीछा करते हुए सिक्योरिटी कैमरा के जरिए उस फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 ओशियन मैकेस खड़े होते हैं। साथ ही सिबा के 3 दोस्त ऑलरेडी उनके कब्जे में होते हैं। कमांडर उन्हें होस्टेज बनाकर सिबा से कहता है कि बाहर निकलो, क्योंकि उसे शक है कि सिबा किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। सिबा के दोस्त बार बार समझाते हैं कि वो बस सिटी के लड़के हैं जो कि व्हीकल मॉडिफाई करना पसंद करते हैं, लेकिन कमांडर उनकी एक बात को भी सुनने को तैयार नहीं होता। उल्टा वो उन पर अपनी गन को तान देता है, जिससे कि मजबूर होकर सिबा समझाता है कि उसे अब सामने आना ही पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त गाय उसे रोकता है और गाय उससे कहता है कि क्या तुम जिंदगी भर के लिए कैप्चर होकर जेल में रहना चाहते हो या फिर तुम हार्डशिप का सामना करके अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हो। तुम 2 ऑप्शन में से किसी एक को चुनो, और एक मछली जो कि पिंजरे में फंसी हो या फिर मछली जो कि ड्रैगन गेट को पार करके खुद ड्रैगन बन जाती है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो इस एमी को पायलट करो। सिबा एक पल के लिए भी डाउट नहीं करता, उसने तुरंत डिसीजन ले लिया, वो गाय के साथ मिलकर एमी को पायलट करेगा। कमांडर को लगता है कि सिबा चुप गया, इसलिए वो फायरिंग स्टार्ट कर देता है, पर सिबा तुरंत कॉकपिट में घुस जाता है और गाय को एक की तरह इंसर्ट कर देता है। कुछ ही सेकंड में एक नई एनालाइज होता है और एमी की सिस्टम रिटर्न स्कैन करना स्टार्ट कर देती है। अब सिबा कॉकपिट से सब कुछ देख सकता है। साथ ही गाय एक और क्यूट फॉर्म में अपीयर हो जाता है, जिससे कि सिबा को थोड़ा सा कंफर्ट फील होता है। शुरुआत में सिबा कॉकपिट को समझने की कोशिश करता है, लेकिन गाय के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते ही वो एमी खुद को ह्यूमनॉइड मोड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। एमी का नाम होता है कैनबो, जो कि अब पूरी ताकत के साथ बाहर निकल आता है। सिबा बिना टाइम वेस्ट किए एनिमी पर चार्ज करता है। उसने एक मेका को पंच मारा और उसे उठाकर दूसरे मेका पर दे मारा, लेकिन दुश्मन भी रुकने वाले नहीं थे। वो लोग लगातार बुलेट्स बरसाने लगते हैं, जिससे कि सिबा मजबूर हो जाता है कि वो कवर ले ले। तभी एक एनिमी यूनिट पीछे से आकर सिबा पर पिंकर अटैक करता है। सिचुएशन बहुत ही टाइट हो गई होती है। गाय ने सिबा को कहा कि अब फिनिशिंग मूव यूज करो, ब्लेजिंग आई का। इस मूव को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें उसका नाम सबसे कूल तरीके से चिल्लाना होगा। जब दोनों एनिमी मिकास के साथ चार्ज करते हैं, सिबा पूरी हिम्मत से चिल्लाता है आयरन कैनॉन्स ब्लास्ट और अपने वेपन से एक यूनिट को सीधा चीर डालता है। उसके तुरंत बाद वो पीछे से अटैक करने वाले मेका के आर्म्स पकड़ लेता है और उसे दूसरे पर जोर से पटक देता है। ये लड़ाई सिबा के लिए नई फीलिंग थी। पहली बार उसे लगा कि वो वाकई में जिंदा है, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं होता है। एक सोल्जर ने सिबा के तीनों दोस्तों को अपनी बंदूक के निशाने पर ले लिया और उसे सरेंडर करने को बोला। सिबा अब भी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि गाय उससे कहता है कि चिंता मत करो, ये मामला हैंडल करता हूँ मैं। फिर गाय का टोन बदल जाता है। वो कोल्ड और रूथलेस आवाज में कहता है, ये तीनों बस टूल्स थे, इनका यूज तुमने सिर्फ पार्ट्स को इकट्ठा करने के लिए किया था ताकि कैनबो को रिपेयर कर सकूं। अब जब काम हो गया है, इनकी कोई भी जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, गाय ने कमांडर को भी सीधा इंसल्ट कर दिया। उसने उसके मुंह पर सीधा कह दिया कि तुमने असली टेररिस्ट को ट्रैक करने की बजाय इनोसेंट सिविलियन को अरेस्ट करके पनिश किया है। कितना शर्मनाक काम किया है तुमने। और ये बोल्ड वर्ड सुनकर सभी स्टंट रह जाते हैं और गाय सिबा के साथ मिलकर बिना पीछा देखे वहाँ से निकल जाता है। अब दोनों को इसी तरह से छुप कर रहना पड़ जाता है। उस रात सिबा रुक कर अपना फोन चेक करता है और देखता है कि अब उस पर टेररिज्म का इल्जाम लग गया है, लेकिन भूख इतनी लगी होती है कि उसने इस बात की कोई परवाह नहीं होती। सिबा ने पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी उसके दोस्तों ने कहा कि हमें एस्टो आइलैंड सी क्रॉस करके ओका जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जगह ओशियन मिलिट्री के कंट्रोल से बाहर है और वहाँ पर हम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। अगर फिर भी हमें कोई ढूंढने के लिए आता है तो हम उसे एग्जाइल में ही जिंदगी गुजार लेंगे। ये बात सिबा को ठीक लगती है और उसने थोड़ा आराम करने के लिए नींद ले ली। अगली सुबह सिबा को कैनबो को कैमोफ्लेज करना पड़ जाता है, क्योंकि कल रात उसके दोस्त ने बताया था कि उसे भी रेस्ट की जरूरत थी। एक दिन में इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद अगर वो सोए नहीं तो उसका सिस्टम ओवरलोड हो सकता था। कैमोफ्लेज खत्म करने के बाद सिबा खाना ढूंढने के लिए निकलता है,
है क्योंकि कल रात उसने कुछ भी नहीं खाया था। तभी उसको एक गार्डन दिखाई देता है जो कि सब्जियों से भरा हुआ था। उसने सोचा जब मैं पहले से ही क्रिमिनल बन गया हूँ तो क्यों न एक छोटा सा क्राइम और करने का क्या फर्क पड़ जाएगा। ये सोचकर सिबा एक टमाटो तोड़ता है और जैसे ही बाइट लेने वाला होता है गार्डन का मालिक वहाँ पर आ जाता है और हाथ में एक सिकड़ लेकर उसको डरा देता है। ये देखकर सिबा तुरंत झुककर माफी मांग लेता है। गार्डन का मालिक उसे चुपचाप देख रहा होता है। फिर वो कहता है कि अगर सिबा उसकी मदद करे तो वो खाना मिलेगा उसको। इसके बाद फार्मर की गार्डियंस में सिबा अलग अलग सब्जियां तोड़ता है। दोपहर तक सिबा को ठंडे पानी में धुले हुए टमाटो खाने को मिलते हैं जो कि उसको बहुत ही अच्छे लगते हैं। खाना खाने के बाद फार्मर उससे कहता है कि अब थोड़ा सा बीज लगाने में मदद करो। दोनों शाम तक काम करते हैं लेकिन सिबा को थकान महसूस नहीं होती, बल्कि उसको ये नया एक्सपीरियंस देखकर बहुत ही खुशी होती है। और ये बात नॉर्मल भी थी क्योंकि वो हमेशा शहर में रहता था और ऐसे एक्सरसाइज उसके लिए बहुत ही प्रीक्योस थे। फार्मर सब कुछ देखकर सिबा को अपने घर पर बुलाता है। उसकी वाइफ बाहर आकर सिबा का स्वागत करती है और फार्मर उससे कहता है कि गेस्ट के लिए खाना बना दो। वो खुश होकर मान जाती है और सिबा को पहले नहाने के लिए कहती है। नहाकर आने के बाद सिबा को एक ग्रैंड मील मिलता है। सिबा बिना रुके खाना शुरू कर देता है। जैसे ही उसने पहला बाइट लिया उसकी आंखों में आंसू निकल पड़ते हैं क्योंकि ये टेस्ट फास्ट फूड से बिल्कुल अलग था जो वो हमेशा खाया करता था। इस मोमेंट ने सिबा को दिल से खुश कर दिया। खाना खाने के बाद सिबा ने चाय पी और तभी टीवी पर उसका वांटेड नोटिस आ गया। ये देखकर सिबा बहुत ही शॉक्ड हो गया और उसके पास कोई भी शब्द नहीं थे। तभी ओल्ड फार्मर बोलता है कि कभी उसका भी एक बेटा था लेकिन बॉर्डर वॉर में लड़ते वक्त उसकी भी मौत हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जब वो वापस आएंगे तब वो दोनों साथ में फिशिंग करेंगे, लेकिन लगता था कि अब वो दिन कभी भी नहीं आएगा। वहीं पर बोट तब से बेकार पड़ी थी। ओल्ड मैन ने सिबा से कहा कि अगर उसको जरूरत पड़े तो वो उसे बोट दे देगा। उसे क्लियरली पता होता है कि सिबा टेररिस्ट नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी टेररिस्ट तो खाना चुराते समय पकड़े जाने पर ऐसे झुककर माफी नहीं मांगता, बल्कि सिबा ने तो उसके साथ मिलकर गार्डन में काम भी किया था। ओल्ड मैन ने कहा कि ऐसे बुरे वक्त में इंसान को इंसान पर ट्रस्ट खोना नहीं चाहिए, इसलिए वो सिबा पर भी भरोसा करेगा। उसने सिबा को ये भी अश्योर किया कि जब तक तुम यहाँ पर रहो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। ये बात सुनकर सिबा के दिल में इमोशन भर जाते हैं और वो ऑकवर्ड फील कर रहा होता है, इसलिए बार बार उनका शुक्रिया करता रहता है। तभी ओल्ड वीमेन बोली कि वो देख कर कि सिबा के कपड़े सूख गए या फिर नहीं। सिबा हेल्प करने वाला होता है कि तभी डोरबेल बजती है। ओल्ड मैन तुरंत सिबा को छुपने के लिए कहता है और खुद बाहर निकलकर टाउन के पुलिस चीफ से मिलता है जो चेक करने आए थे कि कहीं यहाँ पर कोई टेररिस्ट तो नहीं छुपा हुआ है। ओल्ड मैन ने स्टोरेज गेज के साथ बोला कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन तभी ऑफिसर की नजर सिबा के जूतों पर पड़ती है। फिर भी ओल्ड मैन की क्रेडिबिलिटी को देखकर ऑफिसर ने उसे इग्नोर कर दिया। उस रात गाय ने सिबा से कॉन्टेक्ट किया और उसने सब कुछ सुना था और उसे ये भी पता था कि ऑफिसर ने उसे जानबूझकर उस बात को इग्नोर किया। लेकिन सिबा और गाय दोनों जानते थे कि अगर सिबा यहाँ पर रुकता रहा तो ओल्ड मैन कपल खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए अगली सुबह सिबा उनके लिए एक फेयरवेल लेटर छोड़कर चला जाता है। उसने लेटर में उनका दिल से शुक्रिया किया कि उन्होंने उसे अपनाया और उसको खाना और प्यार भी दिया। साथ ही प्रॉमिस मांगी कि वो बोट बोरो कर रहा है और प्रॉमिस किया कि अब सब कुछ ठीक होने के बाद वो वापस आएगा। उसने घर को ऐसे मैसेज कर दिया जैसे कि उन्हें किसी ने अटैक किया हो ताकि कपल पर शक ना हो। फिर सिबा ने बोट को गाय से कांटेक्ट किया और दोनों अपनी जर्नी पर निकल गए। लेकिन सिबा अब भी अनईजी फील कर रहा था क्योंकि उसके मन पर क्राइम्स का बोझ बढ़ता जा रहा था, वो भी ऐसे क्राइम जो कि उसने कभी किए भी नहीं होते। गाय ने कॉन्फिडेंटली कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चाहे कितने भी क्राइम्स उस पर लगाए जाए एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। ये सुनकर सिबा थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गया। फिर गाय ने उसको बताया कि बस कुछ ही मिनट में वो लोग दूसरे शोर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके आगे वॉर बॉर्डर जोन था, एक खौफनाक बैटलफील्ड। और तभी बिना अनप्रिपेयर हुए गाय ने अनाउंस किया कि उसका घेराव हो चुका है। एशियन मिलिट्री फोर्स ने उसके पास इंटरसेप्शन फॉर्मेशन बना लिया होता है। गाय ने पूरा बैटलफील्ड स्कैन किया और कंफर्म किया कि कम से कम 12 एनिमी मैचेस वहां पर मौजूद थे। अब भागने के लिए देर हो चुकी है, इसलिए अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सीधा सामने चार्ज करना। गाय ने सिबा से कहा कि तुमने ऑलरेडी ओशियन को हरा दिया है और अगर तुमने अब एशिया को भी हरा दिया तो तुम एक हीरो बन जाओगे। ये बात सिबा को पसंद नहीं आती, लेकिन फाइट का चांस उसके अंदर एक नया जोश भर देता है। जैसे ही एशियन फोर्स ने फायरिंग शुरू की, बैन हवा में उछलकर एक टूटी हुई ब्रिज पर लैंड करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि गाय ने कैलकुलेट किया था। दोनों आगे बढ़ते हैं। बैनबू ने एक एमी को गिरा दिया और सिबा ने उसे शील्ड की तरह यूज करके दोनों पानी में धकेल दिया। सिबा के अंदर थ्रिल भर गया था और उसने दोबारा से चार्ज करके 2 और एमी को खत्म कर दिया। एनिमी कमांडर बो की एजिबिलिटी को देखकर बहुत ही शौक हो गया। गाय ने आइडेंटिफाई किया कि 4 एनिमी से दूर से फायर कर रहे हैं। वो तुरंत डैश करके उनमें से 2 को किक मार देता है और एक राइफल उठाकर अटैक करने की कोशिश करता है।
लेकिन राइफल चलाने के लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन चाहिए थी जो कि उसके पास नहीं थी। कोई बात नहीं, सिबा ने राइफल के हैंडल को उठाकर एमी के सर पर दे मारा। तभी वो रेनफोर्समेंट्स आ गई और दोनों को चारों तरफ से घेर लिया गया। गाय ने तुरंत अपना एस्केप रूट कैलकुलेट किया। उसने डिटेक्ट किया कि नियर बाय एक हाई कैपेसिटी बैटरी रखी हुई है जो कि ब्लास्ट कर सकती है। एनिमी की गन फायर का फायदा उठाते हुए सिब्बा ने वो से कहा कि बैटरी पैकेज उन्हें गोलियों के रास्ते में फेंको। जैसे ही उन पर फायर हुआ, एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। उसके फायर का कवर लेकर दोनों भाग निकलते हैं, लेकिन तभी एशियन फोर्स की फायरिंग से वो की लेग हिट हो जाती है और वो इमोबिलाइज हो जाता है। एनिमी तुरंत उन्हें सराउंड करके सिब्बा को पकड़ लेते हैं। फिर उन्होंने कॉकपिट पर बुलेट बरसानी शुरू कर दी ताकि सिब्बा मर जाए, लेकिन वो इतना टफ था कि पहली बैरे से वो ब्रेक नहीं होता है। कमांडिंग ऑफिसर फायरिंग ऑर्डर देता है जब तक कि सिब्बा खत्म नहीं हो जाता, लेकिन जैसे ही वो दोबारा फायर करने वाले होते हैं, एक स्नाइपर ने दूर से उनके एक एमी को गिरा दिया। एशियन आर्मी तुरंत अलर्ट हो जाती है, लेकिन माउंटेन रेंज की उस पार से आ रही बुलेट्स का उनका टारगेट सिस्टम लॉक कर दिया। हर बुलेट एक एक एमी को खत्म करती गई और सब गिरते गए। तब दूसरी साइड के पायलट ने सिबा को कांटेक्ट किया और एक लोकेशन और एक पासपोर्ट दिया जहां पर सिबा को जाना था। फिर उस पायलट ने 2 स्मोक राउंड्स फायर किए ताकि वो और सिबा एस्केप का मौका मिल जाए। ये स्पेशल इंटरफेरेंस स्मोक थे जिनकी वजह से एशियन आर्मी सिबा की पोजीशन को ट्रेस नहीं कर पा रही थी। इसके बाद सिबा अपने रेस्क्यूअर से मिला और उसका शुक्रिया अदा किया, अपना इंट्रोडक्शन भी दिया। उसने गाय को भी इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन गाय इरिटेट हो गया क्योंकि उसने देखा कि दूसरे पायलट के पास भी उसके जैसा एआई था। एआई भी उसका स्वागत करता है और फिर चारों एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल में बैठकर निकल जाते हैं। वहाँ दूसरा एआई अपना नाम काय बताता है और पायलट का नाम गजेन होता है। गाय तुरंत सराउंडिंग्स स्कैन करने लगता है ताकि ये पता कर सके कि लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तभी काय एक्सप्लेन करता है कि ये रोड बॉर्डर वॉर से पहले बनाई गई थी। ये एक हाईवे प्रोजेक्ट का हिस्सा था जो कि प्राइवेटली फंड किया गया था और सीक्रेट में कंस्ट्रक्ट हुआ था ताकि एनिमी को इसका पता ना चले और लोग इसको सेफली ट्रेवल कर सके। उसके बाद सिबा की बारी आती है जो कि एक कोट और रिवर्स स्टोन में पूछते हैं कि ये गजेन कौन है। तब गेन बताते हैं कि जापानीज लोग एमा पायलट कर रहे हैं और अपना खुद का आर्मी बना रहे हैं जिसका एम जापान को दोबारा से रिस्टोर करना है। गेन अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बताता है जो कि याडा होता है। ये सुनकर गाय रिमार्क करता है कि सिबा ने तो असली टेररिस्ट को इनकाउंटर कर लिया है। थोड़ी देर के बाद सिबा को याडा के कैंप में लेकर आया जाता है। वहाँ पर वो मेंटेनेंस वर्कर से मिलता है जो लोग उसे कमजोर और बहुत ही वीक कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी एग्री करते हैं कि वो बो को रिपेयर करेंगे। तभी एक लड़की आती है जो कि अपना नाम रिसा बताती है। रिसा उसको लेकर याडा के 2nd यूनिट कैप्टन आईक्यू के पास जाती है। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद आईक्यू उससे कुछ सवाल करता है जो कि इंटरनेगेशन जैसा लग रहा होता है, जैसे कि क्या तुम्हारे कॉमरेड्स है और क्या तुमने खुद बो को असेंबल किया है और क्या गाय तुमने प्रोग्राम किया है। सिबा थोड़ा सा सरप्राइज होता है पर कामली जवाब देता है। वो कहते हैं कि कैन भी उससे पहले असेंबल्ड कंडीशन में ही था तो उसको सेटअप और रिपेयर किया। ये तक नहीं जानता था कि वो काम करेगा या फिर नहीं। और गाय को उसने जंगल में पाता है जो कि उसने इंसर्ट करते ही एक्टिवेट हो गया। थोड़ी डिस्कशन के बाद आईक्यू डिक्लेयर करता है कि वो याडा की प्रॉपर्टी है। उसका एक सिबलिंग यूनिट भी है जो कि जोहा नाम के एक एआई के कॉन्सेप्ट पर डिजाइन हुआ था और अभी गजेन उसे ऑपरेट कर रहा था। तब कमायू ऐड करता है कि रीजन ये था कि सिबा पहली बार जब बो को मिला था उसे एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि उसका एक पार्ट मिसिंग था और ये पार्ट एक्चुअली कैनबू तक डिलीवर किया जाना था। लेकिन उस टाइम पर पायलट और एआई पर अटैक हो गया था जिसकी वजह से वो डोरमेट रहा जब तक सिबा उसे एक्टिवेट ना कर ले। इतना सुनने के बाद गाय गुस्से में पूछते कि क्या याडा अब कैनबू को वापस लेने का प्लानिंग कर रहा है, लेकिन कमायू कहता है कि ऐसा करना सिबा के लिए बहुत ही अनफेयर होगा। इसलिए 2nd यूनिट कैप्टन सिबा को एक और बेटर डील देता है, जॉइन द टीम। वो कहते हैं कि वो लोग टेररिस्ट नहीं है जैसे कि न्यूज में दिखाया जाता है, बल्कि एक रेवोल्यूशनरी आर्मी है जो कि एक्सट्रीम एक्शन नहीं करते, इसलिए उन्हें टेररिस्ट कहना गलत होगा। और क्योंकि सिबा कैनबू को रिपेयर भी कर सकता है और उसके साथ फाइट भी कर सकता है, उन्हें लगता है कि वो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट फिट होगा। सिबा थोड़ा सा हेजिटेट करता है क्योंकि उसे पता होता है कि ज्वाइन करने का मतलब है उसे लोगों को मारना पड़ेगा। तभी गजेन गुस्से में बोलता है कि वो एक टॉय नहीं है, ये एक वॉर वेपन था। तभी उन्होंने सिबा को एक वीडियो दिखाया जिसमें कई जापानीज सिविलियन को मैस्क्योर किया जा रहा था और उन्होंने पॉइंट आउट किया कि सिबा के हाथ में उन्हें बचाने की पावर है। फिर भी वो एक क्राउड की तरह हेजिटेट कर रहा है। सिबा की वीक और अनकन्वेंशनिंग फेस को देखकर गेन गुस्से में वहां से निकल जाता है। तभी कैमी सिबा से कहता है कि उसे गेन को माफ कर देना चाहिए। वो एक्सप्लेन करता है कि गेन के फादर के अंदर कभी जापान को रिस्टोर करने का डिटर्मिनेशन था, लेकिन वो अपने गोल को पूरा किए बगैर ही मर गए। इस वजह से गेन के रफ एटीट्यूड उसकी इस डिजायर से आती है।
कि वो अपने फादर की विल को जल्दी से जल्दी पूरा कर सके। फिर वापस शिवा के डिसीजन पर बात करते हुए कैमी कहता है कि अगर वो रिफ्यूज करे तो भी उनकी तरफ से हेल्प मिल सकती है। वो शिवा को उसका सिटीजनशिप वापस दिला सकते हैं, उसे एक नॉर्मल लाइफ जीने का चांस भी दे सकते हैं, एक नए नाम और आइडेंटिटी के साथ। बस कंडीशन ये होगी कि उसे बू को वापस करना होगा। और ये सब टर्म्स सुनने के बाद शिवा चुप हो जाता है। फिर वो कहता है कि वो सोच लेगा और बाहर जाकर अकेला बैठ जाता है। उसी वक्त रिसा उसके पास आती है उससे बात करने के लिए। शिवा उससे पूछता है कि उसने रेवोल्यूशनरी आर्मी ज्वाइन किया। रिसा बताती है कि उसका एक परिवार था, लेकिन एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में सब मर गए और जो व्हीकल रिस्पॉन्सिबल था वो एशियन आर्मी का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट था। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से उन्हें इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया गया और उल्टा रीस के परिवार पर ब्लेम डाल दिया कि उन्होंने मिलिट्री को डैमेज किया है और उसने कंपनसेशन मांगा था। इस बात को सोचकर रिसा के दिल में अभी तक रेस्टमेंट भरी हुई है। उसे पूरा यकीन है कि जापान में ऐसे और भी बहुत ही सारे लोग हैं जो कि उसी की तरह फील करते हैं। इस वजह से उसने मूवमेंट्स को ज्वाइन किया और बाकी सभी लोग भी इसी रीजन से इसमें जुड़े। पर शिवा के पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं था। उसके पेरेंट्स की डेथ इलनेस की वजह से हुई थी, जो कि मिलिट्री से रिलेटेड नहीं थी। शुरू में उसने बहू असेंबल करना सिर्फ एक हॉबी की तरह सोचा था, लेकिन जब उसने कैनब्यू और गाय के साथ मिलकर फाइट की तो मिडिल क्लास का फीलिंग उसके शरीर में एक अलग ही एक्साइटमेंट भर देता है। लेकिन जब उसने डेथ का सामना किया तो वो डर के अंदर ही सिमट गया। वो मोमेंट को याद करते रिसा के जेंटल टच ने उसे रिश्योर किया। रिसा होनेस्टली एडमिट करते कि उसे शिवा को याडा ज्वाइन करने के लिए परस्यूड करने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो रिफ्लेक्ट करती है कि अगर उसका छोटा भाई भी इस पोजीशन में होता तो वो भी उसे इनकरेज नहीं कर पाती, बल्कि उसे कह देती कि वो बहुत ही दूर भाग जाए और एक पीसफुल लाइफ जिए। रिसा चाहती थी कि शिवा अपने आप को वैल्यू करे और वो कहती है कि अगर इंसान के पास कोई अपना ही ना हो तो वो खुश कैसे रह सकता है। शिवा सब कुछ याद करता है जो कि उसके साथ हुआ था और वो ओल्ड कपल जो कि उसके लिए किए थे, और उसी रात उसने अपना डिसीजन ले लिया। अगली सुबह IQ रिपोर्ट करता है कि हेडक्वार्टर्स ने इन्फॉर्म किया कि एशियन मिलिट्री ने अपनी सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया है उसके बू को रेस्क्यू करने के बाद, इसलिए उन्होंने एनिमी की सप्लाई लाइंस को कट करने का प्लान टेम्पररीली हेल्ट कर दिया और वापस से हेडक्वार्टर आ गए। रिसा को अभी तक ये श्योर नहीं होता है कि शिवा उनके साथ ज्वाइन करेगा या फिर नहीं। दूसरी तरफ गेजी अब भी उसकी वीकनेस से इरिटेट होता है। अगले दिन सुबह गेजी ने शिवा को ट्रेनिंग के लिए उठा दिया। उसने उसको एक ड्रिल्स की लंबी लिस्ट दिखाई जो कि उसे कम्पीट करनी थी। शिवा को रिफ्यूज करने का चांस भी नहीं दिया जाता और सीधा ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें शिवा मजबूरी में उसके साथ चलने लगता है। उधर गाय को रिसा एक्सेसरीज दिखाती है जो कि बू पर इक्विप होने वाले। दोपहर तक शिवा ट्रेनिंग से बिल्कुल थक जाता है और गेजी उससे कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। रात होने तक गेजी वहाँ से निकल जाता है। थका हुआ शिवा अपने बेड पर लेट जाता है और गाय उसके साथ बातें करते हुए बू की तारीफ करता रहता है, लेकिन शिवा इतना टायर्ड होता है कि कुछ ही देर में सो जाता है। अगले दिन सुबह फिर से गेजी उसे खींचकर ट्रेनिंग में ले जाता है और रात होते होते शिवा इतना थक जाता है कि खाना खाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। लेकिन सभी लोग उसके एफर्ट्स को नोटिस करते हैं और उसको चीयर अप करते हैं। कोई उसके लिए एक स्पेशल ड्रिंक भी बनाता है और उसको पीते ही शिवा सो जाता है। तीसरे दिन फिर से उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। उधर गाय देख रहा होता है कि वो धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है और शिवा खुद भी ट्रेनिंग के साथ साथ इम्प्रूव कर रहा था। उस दिन गेजी उसे थोड़ा जल्दी छुट्टी दे देता है और शिवा कपड़े चेंज करके वापस आ जाता है। तभी रिसा उसको बुलाती है और बू को दिखाती है जो कि अपने आर्मर के साथ फिटेड था। उसके बैग पर एक सोर्ड और कैनन भी माउंट किया गया था। शिवा स्पेशलिस्ट की क्राफ्टमैनशिप को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। कुछ देर डिस्कस करने के बाद शिवा और रिसा एक पास के स्ट्रीम पर नहाने के लिए निकलते हैं। रिसा कैजुअली उसके सामने ही अपने कपड़े उतार देती है। शिवा को शर्माता हुआ देखकर उसका हाथ पकड़कर और उसके हाथ पानी में जंप कर जाती है। ठंडा पानी शिवा की सारी वॉरिस को वॉश कर देता है। उसके बाद दोनों बैठकर बातें करते हैं। रिसा उसे बताते कि परसों वो लोग यहाँ से निकलकर हिरोशिमा के लिए जाएंगे। शिवा कहता है कि वो अभी फाइटिंग से डरता है, लेकिन सबके साथ वक्त बिताने के बाद उसे समझ में आया कि ये लोग बुरे नहीं हैं, इसलिए वो उनके साथ जाएगा। उसका कहना होता है कि कैनब्यू के साथ मिलकर सीखना और लड़ना चाहता है। ये सुनकर रिसा खुशी से उसके सर पर हाथ रखती है और उसे प्यार से पैट करती है। उस तरह शिवा अपने डिसीजन गाय को बताता है और गाय कहता है कि वो हमेशा शिवा का सपोर्ट करेगा क्योंकि शिवा ने उसकी जान बचाई थी। अगले दिन रिसा शिवा के डिसीजन की रिपोर्ट कैमी को देती है। उसके बाद गाय और शिवा अपने नए बू को टेस्ट करते हैं। अपग्रेड्स और मेंटेनेंस की वजह से अब वो पहले से और ज्यादा फास्ट और एगिल हो गया होता है। एक ही स्लैश में उसने एक बड़े ब्लाउंडर को क्लीन आउट कर दिया। ट्रायल रन के बाद शिवा कैनब्यू से नीचे उतर गया और गैसी से मिलता है। वो अपना अमेजमेंट एक्सप्रेस करता है अपग्रेड्स कितने पावरफुल है और फिर बू को पायलट करने का कंट्रोल गाय ले लेता है।
गाय को कैन से फेमिलियर होना जरूरी था अगर सिबा मर गया तो, और सिबा को भी ऐसा ही करना था। इसलिए दोनों एक प्रैक्टिस मैच करते हैं जिसमें वो दोनों एक दूसरे का यूनिट यूज करते हैं। गाय का यूनिट जोहन था जिसे कि एआई कंट्रोल कर रहा था। उनका फ्रेंडली मैच बिल्कुल बराबर चल रहा था, लेकिन गाय ज्यादा बोलकर गेजी को इरिटेट कर देता है। गेजी हर ब्लास्ट को कामली डोज कर रहा था, लेकिन तभी गाय सेबा को कामली एडवाइस देता है कि वेपन को ज्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से स्विच करो, वरना ओपोनेंट तुम्हारी वीकनेस को समझ लेगा। पर सेबा टेंशन ले रहा था कि अगर मैं सीरियसली लड़ता हूँ तो कैनबू को नुकसान हो जाएगा। इसी डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर गेजी पास आ गया होता है और काय ने तुरंत सिबा को शील्ड यूज करने के लिए बोला। सिबा ने शील्ड निकाला, लेकिन उसके बाद गेजी ने छुरा निकालकर कैनबू के वेपन गिरा दिए और गन पॉइंट कर दी। लेकिन सिबा भी पीछे नहीं हटता, उसने दूसरा वेपन पकड़ लिया जो कि जोहन के सोल्जर पर स्लैश कर गया था। मैच का रिजल्ट ड्रॉ हो गया होता है और गेजी ने भी सिबा को एक अच्छा पायलट माना। तभी अचानक एक कैंप पर एक अटैक हो गया होता है। एक काला एमी उनकी तरफ आ रहा था। सिबा सबसे पहले उसने ट्रांसपोर्ट व्हीकल को निशाना बनाया और उसने तोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद उसका ध्यान रेबल फोर्स की तरफ गया। जैसे ही उसका बड़ा हाथ उन पर गिरने वाला था, कैनबू बीच में आकर उसको ब्लॉक कर देता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। गाय ने नोटिस किया कि उस एमआई के हाथ से गर्मी निकल रही है। इस चीज के बारे में उनके पास कोई डाटा नहीं था, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा क्यूटियस रखना था। तभी सही वक्त पर सिस्टर रिसा मदद करने के लिए आ जाती है, लेकिन जैसे ही उसने कुछ शॉट्स फायर किए, काला एमी तुरंत टेलीपोर्ट करके उसके सामने आ जाता है और एक ही अटैक में उसे मार देता है। रिसा की अचानक मौत देखकर सिबा बहुत ही शौक में आ गया होता है और रिएक्ट भी नहीं कर पाता। गाय ने तुरंत चिल्लाकर कहा कि वापस आ जा, वरना तुम्हें भी अगला अटैक लग जाएगा। इसी बीच कामू उसे कांटेक्ट करता है और कहता है कि तुम दोनों टाइम बाय करो ताकि मैं सबको एवेक्यूएट कर सकूं। दूसरी तरफ गेजी को रियलाइज होता है कि वही एमी है जिसने कि उसके फादर को मारा था। ये सोचकर वो बिना सोचे समझे अटैक कर देता है, चाहे काय उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी वक्त गेजी की पुरानी यादें भी दिमाग में आ जाती है। उस दिन उसने अपने फादर से रिक्वेस्ट किया था कि ट्रेनिंग मैच की बजाय मुझे जोहन पायलट करने दो। फादर ने मना नहीं किया था क्योंकि कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो गया, एक तुरंत इमरजेंसी अलर्ट आ गया। एक ब्लैक एमी ने उसके फादर की टीम पर अटैक कर दिया। ये देखकर गेजी गुस्से से बाहर आ गया और उसने कसम खाई कि वो अपने फादर का बदला जरूर लेगा। काय ने तुरंत उसे काम होने के लिए कहा क्योंकि उसके विस्टल अनस्टेबल थे और ऐसे में वो जोहान को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तभी ब्लैक एमी ने अपना वेपन गेजी पर स्विंग किया और कैनबू तुरंत आगे बढ़कर उसे बचा लेता है। लेकिन गेजी अब भी इमोशनल कंट्रोल खो चुका होता है। उसने सेबा को गुस्सा करके कहा कि तू दूर हो जा। तभी कामू ने कांटेक्ट किया और बोला कि तुम दोनों को मिलकर लड़ना होगा, वरना अगर तुम दोनों हार गए तो यहाँ सबकी मौत हो जाएगी। काय ने भी उसे समझाया कि विटल स्टेबल करो वरना मुश्किल हो जाएगी। प्रॉब्लम ये थी कि गाय और काय के पास एमी के बारे में बिल्कुल भी डाटा नहीं था जिससे कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बन सके। बस एक ही इन्फो थी, ये एमी जहाँ से गुजरता है सब कुछ बर्बाद कर देता है। एशियन और नॉर्थ अमेरिकन एनिमीज दोनों इसके बारे में बहुत ही नुकसान उठा चुकी थी। इस वजह से सब इसे गोस्ट कहते थे। गोस्ट ने लड़ाई की शुरुआत एक तेज और पावरफुल स्ट्राइक से की जिससे कि कैनबू पीछे धकेला गया। उसके बाद कंटिन्यूअसली कॉम्बो अटैक सिबा पर होने लगा। तभी गेजी ने कवर फायर किया। गोस्ट पीछे की तरफ से कूद गया और रेबल आर्मी का वेपन उठाकर अटैक कर दिया। ये देखकर सिबा चौंक गया क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के कोई और वेपन का यूज नहीं कर सकता था। काय ने समझाया कि इसी वजह से गोस्ट इतना खतरनाक है। गेजी के फादर के साथ फाइट में भी गोस्ट ने अपना एक हाथ खोया था और दूसरे एमी का हाथ तोड़कर अपना बना लिया था। जोहन सोस्ट फायर करके टारगेट कर रहा था पर गोस्ट कंटिन्यूअसली मूव कर रहा था। कैन भी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता पर गेजी फिर से गुस्सा होकर बोला कि मेरी फायरिंग लाइन से हट जाओ। गाय ने तुरंत जवाब दिया कि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें अपने शॉट मिस करना बंद करना होगा। दोनों के बीच में बहस चलती रहती है लेकिन फिर भी उनका कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग था। अटैक करते करते पीछे होते रहे और गोस्ट को फ्रस्ट्रेट कर दे। तभी मेंटेनेंस टीम से मिजुकी का कॉल आता है जिसमें उसने कहा कि वेपन्स डिलीवर कर रही है। गेजी ने टारगेट को लॉक किया और एक फ्लैश राउंड फायर किया। उसके बाद ओवर से डेजिग्नेटेड जगह की तरफ भाग गए। गोस्ट ने तुरंत उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया और उनका पीछा करने लगा। जैसे ही दोनों ने अपने वेपन्स हाथ में लिया, गोस्ट भी वहां पर पहुंच गया। अब तीनों कॉम्बैक्ट के लिए रेडी थे। गोस्ट ने पहला अटैक लॉन्च किया पर कैनबू की हार्टेड ब्लेड ने उसे ब्लॉक कर लिया। जोहन ने फायर को कवर दिया लेकिन गोस्ट ने सोस्ट ब्लॉक करके सीधा जोहन की तरफ एक्सेलरेट किया। कैनबू मदद करने के लिए आया पर गोस्ट ने जोहन को उठाकर ऊपर ही फेंक दिया। लेकिन गाय पहले से ये मूव एंटीसिपेट कर चुका था और वो तुरंत हवा में उछल गया। कैनबू ने फायर में स्विच करके नीचे से फायर किया। गोस्ट ने अपना आर्म यूज करके ब्लॉक कर दिया। तभी से वो ऑलरेडी उसके पास पहुंच चुका था और एक अटैक से उसका एक हाथ काट दिया। फिर उसकी टांग में सोड घुसाकर उसे
नीचे गिरा दिया। अब बाकी का काम जोहन का था। गेजी ने आर्मर पार्सिंग राउंड को लोड किया और गोश्त के सर पर नॉन स्टॉप फायरिंग शुरू कर दी, पर सिर उड़ने के बाद भी गोश्त चलता रहा। वो अचानक कैनवो के पीछे कूदकर उसे जोहन पर धकेल देता है, दोनों को जमीन पर पिन कर देता है। उसके बाद गोश्त ने अपना इंटरनल रिएक्टर एक्टिवेट कर दिया। अपने आप को उन दोनों के साथ ब्लास्ट करने के लिए टेम्परेचर बढ़ता गया और गोश्त का रंग काला से लाल हो गया। ना सेबा बच पाया और ना ही गेजी, दोनों अपनी मौत के लिए रेडी हो गए। तभी कामू ने आर्टिलरी सपोर्ट भेजा। उसने ऑर्डर दिया कि गोश्त के जॉइंट्स पर एम करो। जैसे ही जॉइंट्स लूज हुए, बू और जोहन अपने आप को छुड़ाकर कवर के लिए भाग गए। दोनों रुक कर वेट कर रहे थे कि अब गोश्त ब्लास्ट होगा, और वो सिर्फ हीट अप ही हो गया था और ब्लास्ट का साइन नहीं था। उस दिन दोपहर को कामू ने दोनों को बुलाया। उसने बताया कि पर्सनल और वेपन्स दोनों में उन्होंने भारी लॉस किए, इसलिए वो हेडक्वार्टर्स वापस जा रही है रिपोर्ट देने के लिए। बैटलफील्ड क्लीन अप का काम सिबा और गेजी को दिया गया। उसने एशियन आर्मी के आने से पहले काम खत्म करने थे। जब हीट सिग्नल्स खत्म हो जाए तब सिबा और गेजी स्कैनिंग करते हैं एरिया सर्च करने के लिए। वहाँ सिबा को रिसा के नेकलेस मिले जो कि वो पहना करती थी। उसने उसे उठाया और आंसुओं में टूट गया। उस रात जैसे ही गेजी ने प्रेडिक्ट किया था, एशियन आर्मी आ गई। उसके साथ एक लाल बालों वाला आदमी भी था। उसके पास एक ऐसी एबिलिटी थी जैसे वो सिर्फ बैटलफील्ड के निशानों को देखकर पूरी फाइट सिमुलेट कर सकता था। उसने सिबा की कॉम्बैक्ट प्रोसेस को देखकर सरप्राइज फील किया, और जब उसने सेंस किया कि सिबा ने गोश्त को हरा दिया तो उसे उससे मिलने के लिए ईगरनेस और भी बढ़ गई। सिबा अभी भी रिसा की मौत से टूटा हुआ था और गेजी उसका दर्द समझ सकता था, क्योंकि वो भी पहले अपने फादर को खो चुका था। एशियन मिलिट्री का रेड हेयर मैन ने तीनों एमआई यूनिट्स का इन्फो इकट्ठा करके रिक्रिएट किया। वो एक ओरिजिनल यूनिट था, जोहन एक स्नाइपर टाइप, पर गोश्त के बारे में अभी कोई भी डाटा नहीं था। रेड हेड ने बताया कि गोश्त ने अपने लिमिटर्स तोड़ दिए थे, तभी वो इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया था। शायद से उसका एआई खुद को इवॉल्व हो गया था। और उसने अपने कॉमरेड राय को बुलाया और कहा कि अगले दिन के लिए एमआई यूनिट्स प्रिपेयर करो। अगले दिन जब सेबा गेजी के साथ चल रहा था तो उसने सब कुछ सोचकर डिसाइड किया कि वो रेबेलियन छोड़ देगा, क्योंकि उसे मरने से डर था। इस बार गेजी ने उसे मना नहीं किया। उसने सिर्फ कहा कि मैं कामी को इन्फॉर्म कर दूंगा। सेबा अब वो पायलट नहीं कर सकता था। गाय ने उसे कहा कि बू को कहीं पर छुपा दो और लोकेशन रिपोर्ट कर दो। दोनों के अलग होने से पहले सिबा ने गेजी से कहा कि अपना ख्याल रखना। गेजी ने ठंडी आवाज में जवाब दिया कि वो अपनी किस्मत खुद डिसाइड करेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिबा चिल्लाकर कहता है कि उसे मरने से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, और उससे भी ज्यादा डर लगता है अपने जान पहचान वाले लोगों को मरते देखने से। तभी गाय उसे गुस्सा करके कहता है कि बकवास करना बंद करो। जो लोग डरपोक होते हैं उन्हें मौत के बारे में बोलने का कोई हक नहीं होता। उसके बाद सिबा ने बू को एक स्ट्रीम के पास छुपा दिया और खुद गाय के साथ जंगल से बाहर निकल गया। ये सब गाय की वजह से पॉसिबल हुआ था, क्योंकि उसने सिबा की आईडी कार्ड को डाटा ओवरराइट कर दिया था। इस वजह से सिबा पे वांटेड नोटिस होने के बावजूद सिविलियन ने उसे पहचाना ही नहीं। फिर गाय उससे पूछते है कि अब तुम क्या करने वाले हो। सिबा कहता है कि वो रिसा के घर जाएगा और उसका नेकलेस वापस करेगा। हालांकि उसे ये भी नहीं पता था कि वहाँ पर अब कोई रहता है या फिर नहीं, बस उसने अंदाजा लगाया होता है कि उसका कोई रिलेटिव होंगे। गाय पहले से रिसा के फैमिली के एक्सीडेंट के बारे में पता लगाता है, इसलिए उसने सिबा को उसका एड्रेस दे दिया। सिबा और शुक्रिया करता है और दोनों थोड़ा मजाक करते हैं और फिर अलग रास्ते निकल जाते हैं। दूसरी तरफ दो आदमी जो कि बिल्कुल उस लाल बालों वाले सोल्जर की तरह कपड़े पहने हुए थे, आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये लोग जापानीज सिविलियन को जबरदस्ती क्रिमिनल बनाते हैं और फिर दिखावा करते हैं कि उन्हें सजा दे रहे हैं। ये सब वो सिर्फ अपना काम और सबूत इकट्ठा करने के लिए कर रहे होते हैं। उनकी नजर में जापानीज लोग जैसे कि जंगली लोग से ज्यादा और कुछ नहीं थे। इधर से गाय के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर पूरा गांव बर्बाद हो चुका होता है। फिर भी वो सोचता है कि शायद से रिसा के कुछ रिश्तेदार अब भी बचे होंगे, और वो आसपास के लोगों से पूछता है, लेकिन हर कोई उससे बचने लगता है जैसे कि वो कोई श्राप हो। सिबा बहुत ही हैरान होता है कि तभी एक छोटी लड़की उसके पास आती है और कहती है, क्या तुम रिसा के दोस्त हो? उसी वक्त एक आदमी गुस्से से भरे चेहरे के साथ आता है और वो पूछता है कि तुम कौन हो? सिबा अपना परिचय देता है, रिस का नेकलेस दिखाता है। नेकलेस देखते ही वो आदमी उसे गाड़ी में बैठा लेता है। वो सिबा को बताता है कि रिसा के घर एशियन आर्मी ने तबाह कर दिया, उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका और अफवाह है कि रिस रेबेलियन में शामिल हो गई है। ये सब नए गवर्नर जनरल के ऑर्डर पर हुआ था। बहुत ही सारे लोगों का यही हाल हुआ था, उनके रिश्तेदार तक को भी नहीं बचाया गया और ये सब बस जुल्म था। उसके बाद वो आदमी सिबा को एक नाइट डिनर के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर सिबा की मुलाकात एक ग्रुप से होती है। ये सब रिसा के बचपन के दोस्त होते हैं। उस आदमी ने उन्हें बुलाया था ताकि वो रिसा के बारे में कुछ सुन सके। वहाँ सब हंसी मजाक करते
करते हैं और रिसा की पुरानी यादें बताते हैं, बिना ये जाने कि असल सच क्या है। आखिर में सिबा को उन्हें सब कुछ बताना पड़ता है और ये सुनकर सभी लोग बहुत ही शौक हो जाते हैं। कुछ तो अपने आंसू तक नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि रिस वैसे ही एक अच्छी इंसान थी जो कि हमेशा दूसरों की मदद करती थी। फिर वो सब सिबा से पूछते कि अब तुम क्या करोगे, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता होता है कि रिस के रिलेटिव्स अब बचे भी हैं या फिर नहीं। इसके बाद सिबा प्लान बनाता है कि ओरिसा का नेकलेस उसके परिवार के ग्रेव पर रखेगा। जब उसने उसके ग्रेव का लोकेशन पूछा तो सभी चुप हो गए। तभी शॉप ओनर बोलते कि उसी जगह का पता है, वो एक माउंटेन पर है और वहाँ तक पहुँचने में काफी वक्त लगेगा। उसने सिबा को अपने घर रात रुकने का ऑफर दिया, लेकिन सिबा ने मना कर दिया। फिर भी सभी लोग चाहते थे कि सिबा वहीं पर रुक जाए। आखिर में सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो सभी मिलकर रिसा की फैमिली ग्रेव विजिट करेंगे। उस रात उन्होंने एक हॉट पॉट पार्टी रखी और सिबा को भी इनवाइट किया। सिबा ने पहले हेजिटेट किया, लेकिन ओल्ड मैन ने उसे रुकने के लिए मना लिया। डिनर के बाद मिस्टर नोज और उसकी बेटी वहाँ से निकलते हैं। जब वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और ग्रीन लाइट होती है, तभी गवर्नर की कार उनके सामने रुक जाती है। गवर्नर खिड़की खोलता है और ओल्ड मैन को कंप्लेन करता है कि उसके कपड़े उसकी वजह से गंदे हो गए। दूसरी तरफ हमें रेड हेड दिखाया जाता है, जिसे कि एक नया एमी मॉडल मिला होता है। वो इतना एक्साइटेड होता है कि तुरंत उसे चलाना चाहता था और बू और गोस्ट दोनों को हंट करने निकल चलता है। गोस्ट की बात करें तो वो एक केव में छुपा हुआ था और अपने आप को रिपेयर कर रहा था। अगली सुबह लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि मिस्टर नोज और उसकी बेटी अचानक गायब हो गए थे। जब सब उनके घर पर जाते तो उनकी सारी बिलोंगिंग्स वहाँ से गायब मिलती है। सबको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी ग्रुप में से एक आदमी बोलता है कि उसने सुना है कि अगर कोई गवर्नर का टारगेट बन जाए तो वो रात भर में गायब हो जाता है। ये लोग वही होते हैं जिनके एंटी गवर्नमेंट्स बिलीव्स होते हैं। अफवाह ये भी होती है कि उन्हें मेनलैंड भेजा जाता है, जो कि असली में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कम नहीं होता। गाय और सिबा ये सब सुनते हैं और गाय कंफर्म करता है कि ये बातें सच है। उसने बताया कि उसने पिछली रात से लेकर अब तक सर्वेलेंस कैमरा चेक किए और कोई भी मिलिट्री व्हीकल सिटी से बाहर नहीं गया, मतलब कि मिस्टर नोस अब तक बेचैन नहीं गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सिबा पर सभी को विश्वास नहीं हो रहा था। तभी गाय एक रैंडम आदमी को पकड़ता है और उसका सबसे बड़ा सीक्रेट एक्सपोज कर देता है। ये देखकर सब लोग उसकी बात पर बिलीव करने लगते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि गवर्नर के सामने जाकर मिस्टर नोस और उसकी बेटी को वापस मांगना होगा। दूसरी तरफ गास रिपोर्ट करता है कि सिबा ने अपना चॉइस बना लिया है। कैमी उसकी सिचुएशन समझकर सिंपैथी देता है और कहता है कि जब वो हेडक्वार्टर वापस जाएगा तब उसे एक नया टीममेट मिलेगा जो कि पायलट होगा और उसका फ्रेम बिल्कुल बो के डिजाइन पर बेस्ड होगा। इधर गवर्नर अपने साथियों के साथ प्रॉफिट का स्प्लिट डिस्कस कर रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गवर्नर ने प्लान बनाया होता है कि मिस्टर नोस को जबरदस्ती लेबर में बेचा जाएगा और उसकी बेटी को कुछ गंदे लोगों के हवाले कर दिया जाएगा। तभी एक रिपोर्ट आती है कि जापानीज सिटीजन गेट के पास इकट्ठा हो रहे हैं। इधर से वह रेस्टोरेंट में रुकने का डिसीजन लेता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद न्यूज आती है। तभी प्रोटेक्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया है और उन पर एंटी गवर्नमेंट क्राइम्स का इल्जाम लगाकर उन्हें लेकर जाया जा रहा है। गाय को भी पता चलता है कि जो व्हीकल्स भेजे गई थी वो मिलिट्री ट्रक्स थी, जिन्हें उन लोगों के घर पर लूटने के लिए भेजा गया था जिनको बेचने का प्लान था। गाय तुरंत सिबा को कॉल करके कहता है कि तुम्हें अभी तुरंत यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कॉल एंड होने के बाद रेस्टोरेंट ओनर सिबा को रिसा के फैमिली के ग्रेव का लोकेशन बता देता है और कहता है कि तुम उनकी तरफ से रिगार्ड्स पहुँचा देना, बाकी सभी का ध्यान हम रख लेंगे। उसके बाद सिबा को वहाँ से बाहर भेज दिया जाता है और थोड़ी देर के बाद मिलिट्री आ जाती है। पूरा ग्रुप जिसमें कि मिस्टर नोस भी होता है और कैप्चर कर लिया जाता है। उन्हें रास्ते में सभी के सामने मार्च कराया जाता है और अनाउंस किया जाता है कि ये सभी लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हुए थे, इसलिए उन्हें एग्जीक्यूशन होगी। सिबा ये सब अपने फोन पर देखता है और अंदर से बहुत ही टूट जाता है। उसको दुख होता है कि कितना कमजोर था, जो कि हमेशा भागता रहा और उन लोगों को छोड़ता रहा जो कि उसकी मदद करते थे। गवर्नर बिना वजह के एक आदमी को गोली मार देता है। ये देखकर सिबा रो पड़ता है और वो समझाता है कि वो कितना क्राउड था। तभी गाय उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपना आप इतना पसंद नहीं है तो बदल क्यों नहीं जाते, अपना बेहतर वर्जन बनो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बात सुनने के बाद सिबा फिर से अपनी हिम्मत को जोड़ता है और उसी वक्त स्प्रिंग के अंदर से कैनब्यू की आंखें चमकने लगती है। दोपहर में जब एग्जीक्यूशन शुरू होने वाली होती है और सोल्जर अपना गन एम करते हैं, तभी एक जोर का ट्रिमोर होता है और कैनब्यू बाहर निकलता है और अपना शील्ड लगाकर सभी को प्रोटेक्ट करता है। गवर्नर तुरंत अटैक का ऑर्डर देता है, लेकिन उनके अटैक इतने कमजोर होते कि उनके फाइट के लायक भी नहीं किया जा सकते थे। सिबा कैनब्यू को कंट्रोल करके एक एनिमी को उठाकर दूसरे पर फेंकता है और दोनों को एक साथ खत्म कर दिया। फिर उसने कैनब्यू को एक बड़ा सा फिस्ट गवर्नर के सामने उठाया और गवर्नर का डर सामने पसीना छूट गया। गवर्नर कांपने लगा और अपनी जान की भीख मांगता गया। तभी गाय गवर्नर के इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले ऑपरेशन को पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट कर देता है। दूसरी तरफ रेड हार्ट ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगता है
है और बार बार बारो को चिल्लाता है। सेबा गवर्नर को वार्निंग देता है कि अगर तुमने अभी भी दोबारा से इसी जापानीज इंसान को छूने की कोशिश की तो मैं रोज रात तुम्हारे घर आकर तुम्हें याद दिलाऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और मिस्टर नोस और उसकी बेटी को भी लोगों की मदद से आजाद कर दिया जाता है। पहली सुबह सेबा उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर गेजी उसका वेट कर रहा होता है। वहीं ओरिसा के नेकलेस को भी उसके परिवार के गृह पर रख देता है जो कि एक पुराने प्रॉपर्टी विलेज में होती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती चली जाती है जहाँ पर हमें लिटिल चैन के बारे में दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडफादर के साथ पोएट्री बनाती थी। दोनों मिलकर बहुत ही सुंदर और यूनिक कैरमिक काम करते थे। लेकिन एक दिन एशियन मिलिट्री वहाँ पर आती है और उनकी लैंड और वर्कशॉप को कब्जा कर लेती है। उन्होंने फैमिली को मना करने का मौका भी नहीं दिया। ग्रैंडफादर सिर्फ देखता ही रह गया। उनकी पूरी लाइफ की मेहनत खराब हो गई थी। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी पोएट्री नहीं बनाई और ये देख कर लिटिल चैन ने वादा किया कि एक दिन वो अपनी फैमिली की फैक्ट्री को दोबारा से वापस लागी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोहान और बू दोनों ही डैमेज हो चुके होते हैं। उनके बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स टूट चुके होते हैं। गाय और काय को भी रिचार्ज की जरूरत थी ताकि वो सही से काम कर सके। गेजी ने मिजुकी से कांटेक्ट किया और मिजुकी मदद करना चाहती थी लेकिन वो एशियन फोर्स से बचते हुए हेडक्वार्टर की तरफ जा रही थी, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उसने उन्हें बता दिया होता है कि मशीन को रिपेयर करने के लिए एक पार्ट्स कहाँ मिलेंगे। सिबा ने गेजी से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए तो गेजी उसे ले गया और इलीगली इलेक्ट्रिक सिपोन करके दोनों मशीन को रिचार्ज करने लगे। उन्होंने उन्हें डिस्क्यूज भी किया था ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके और फिर उनको रेस्ट दिया। उसके बाद गेजी और सिबा सिटी में आ गए और एक होटल ढूंढने लगे। सिबा सिटी का लड़का होने के बावजूद पहली बार वहाँ पर गया था, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज था। गेजी उसे टीज करके कंट्री बम्पकिन कह देता है। सिबा जवाब देना चाहता था लेकिन गेजी कहता है कि ज्यादा अटेंशन मत खींचना। चेक इन के बाद दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर काय उन्हें बोलता है कि तुम दोनों को नहा लेना चाहिए क्योंकि तुमसे बहुत ज्यादा बुरी स्मेल आ रही है। सिबा ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि एक एआई भी स्मेल कर सकता है और कहता है कि बिना डिटेक्ट किए तुम्हारे आसपास सब लोग अपनी नोसेस कवर कर रहे थे। इसलिए रूम में जाते ही दोनों अच्छे से नहा लेते हैं। नहाने के बाद वो साथ में डिनर भी करने बैठ जाते हैं। तभी गेजी को मिजुको का मैसेज आता है। वो पास डिलीवर कर चुके होते हैं जो कि कल के रिपेयर स्टार्ट कर दी जाएगी। ये सुनकर सिबा खुशी से खाना खाने लगता है। उसने देखा कि गेजी सब्जियां नहीं खा रहा था तो उसने उससे पूछा। काय बताता है कि गेजी बहुत ही ज्यादा पैची ईटर है। सिबा उसको टीच करता है तो गेजी उसको गुस्से से घूरता है। सिबा तुरंत उसको अपोलाइज करता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ऐसे जोक्स पसंद नहीं है। उसने बताया कि उसके सभी दोस्त नहीं है इसलिए उसे समझ में नहीं आता है कि लोगों से कैसे कम्युनिकेट करे। तभी काय और गाय उससे कहते हैं कि टेंशन मत लो, गेजी बस अपने आप को टफ दिखाने की कोशिश करता है ताकि अपनी असली वीकनेस छुपा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि गेजी, सिबा और गाय आपस में आर्ग्यू कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ यूरोपियन मिलिट्री को सिबा का प्रोकेटिव स्पीच सुनने के बाद एशिया की इकोनॉमी और रेपुटेशन को लगने वाले बड़े झटके के बाद तैयारी स्टार्ट कर देती है। कमांडर ये सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर जंग का फूल खून और बर्बाद के साथ खिलने वाला है। अगली सुबह गेजी और सिबा बस पकड़कर पार्ट्स लेने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में गेजी सिबा को बोलता है कि अब नीचे जापानीज सिटी देखो जो कि अब डोमिनेशन के नीचे है, जहाँ के लोग बहुत ही दुखी है, ऑपरेशन और परमिट में जी रहे। उनसे कहा गया कि वो दिन इस जगह को वापस ले लेगा। दोनों एक बार में पहुँचते हैं जहाँ पर रेजिस्टेंस मेंबर काम करते हैं। गेजी ने सही पासवर्ड बोला और ओनर ने उन्हें पैकेज दे दिया। ओनर ने भी सिबा का स्पीच सुना था और अपनी उम्मीदें उस पर रख दी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब वो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे तभी दूर से पोर्ट एरिया में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। यूरोपियन आर्मी ने ब्लड मूव लेकर एशियन जोन पर अटैक कर दिया। एशियन रिटेलिएट करते हैं लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस नहीं दे पाते। गेजी और सिबा भी इक्वेटिंग क्राउड में मिल जाते हैं और सिचुएशन ऑब्जर्व करते हैं। ओशियन आर्मी अंधाधुंध फायर कर रही होती है बिना सिविलियन की परवाह किए। दोनों एवेक्यूएशन एंटर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ गाय देख लेता है कि एशियन साइड के लिए सिचुएशन बहुत ही खराब है और शायद वो सिविलियन को एवेक्यूट करना स्टॉप करके डिफेंस पर फोर्स करेंगे। ये वह सिबा को मंजूर नहीं होती और वो कुछ करना चाहता था। गाय उसके जज्बे को देखकर डिसाइड करता है कि वो सिविलियन डिवाइस हैक करेगा ताकि एवेक्यूएशन गाइड कर सके। काय और गाय मिलकर पूरी सिटी के डिस्प्ले स्क्रीन पर हैक कर लेते हैं और लोगों को सेफ रूट दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फिर भी स्पीड बहुत ही स्लो पड़ रही थी क्योंकि ओशियन आर्मी बहुत ही तेजी से एडवांस कर रही थी। सिबा चाहता था कि ओबू का यूज करे सपोर्ट के लिए पर गेजी कहता है कि जब तक हम बू लेने जाएंगे और वापस आएंगे तब तक सब मर चुके होंगे। एशियन कमांडर भी रिफ्यूजेस को छोड़ देता है क्योंकि उसका सोच था कि अगर ओशियन फोर्सेस सिविलियन को मार देंगे तो पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ हो जाएगी। सिविलियन बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन एशियन सोल्जर उन्हें रोक लेते हैं। तभी एक एशियन एमी को बिल्डिंग की तरफ से फेंक दिया जाता है जिससे कि पूरा केओस फैल जाता है। ओशियन आर्मी धीरे धीरे सिविलियन की तरफ एडवांस कर रही थी। इसी वक्त एक और एमी बहुत ही तेजी स्पीड से वहाँ पर आ जाता है और कुछ ही पल में वो डायरेक्टली ओशियन फोर्सेस से बच रहा होता है। उसने अपना नाम मेजर बताया और वो कहा कि वो जस्टिस के नाम पर
काम कर रहा है। अपनी पहचान करवाने के तुरंत बाद उसने एक एमी को आधा काट दिया। फिर हवा में जम करके उसने गिरते हुए एमी के क्रॉप्स को शील्ड बनाकर नीचे एक पावरफुल स्ट्राइक किया। इसके बाद हम देखते हैं कि मेजर एक ही पावरफुल थ्रोट से 3 ओशियन आर्मी को खत्म कर देता है। उसके बाद वो एक एशियन फोर्स की तरफ मुड़ता है और एक स्वीप में उनके 3 एनिमीज को भी गिरा देता है। दोनों तरफ के कमांडर उसकी पावर को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। मेजर हवा में ऊंचा जंप करता है और सीधा एमी के आर्टिलरी यूनिट की तरफ फ्लाई करके उसको तोड़ देता है। फिर वो पूरी सिटी में घूमकर ओशियन आर्मी की एमी मशीन्स को एक एक करके मार देता है। दोनों तरफ के मैप से रेड डॉट्स से बाहर जाते हैं, जो कि दिखाता है कि उनके यूनिट्स लगभग 70% तक खत्म हो गए हैं। ये देखकर ओशियन फोर्सेस को रिट्रीट करना पड़ता है। ये सब देखकर सिबा और गेजी दोनों बहुत ही डम्फाउंडेड रह जाते हैं। उनकी आंखें और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी गाय अनाउंस करता है कि ये उनका नया टीममेट होगा। समोन नोटिस आने के बाद वो दोनों फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। शाम के वक्त गेजी और सिबा जंगल के अंदर गए और वहाँ पर मेजर को ढूंढ लिया। सिबा सबसे पहले उसे ग्रेड करता है, लेकिन दूसरे साइड से एआई तुरंत उसकी बात को कट कर देता है। उसने अपना नाम एंगी बताया और आर्गुमेंट टोन में कहा कि उसे मेल पायलट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने सिबा और गेजी से डिमांड किया कि वो दोनों अपना सिर झुकाएं और उसका शुक्रिया करे, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। थोड़ी देर तक सिबा और गेजी को इंसल्ट करने के बाद एगी ने फाइनली रिवील किया कि प्रिंसेस और उसका पायलट उसके नए टीममेट्स होंगे और वो पायलट थी सीना। सीना अपने सब कमांडर यूनिट के नीचे उतर आती है। बिना कुछ बोली अचानक और रो पड़ती है। फिर तीनों को एक नियर बाई याटा बेस में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले सीना अपने आंसुओं के लिए माफी मांगती है। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और सिबा से बातें करने लगी। गेजी वहाँ पर भी थोड़ा सा और सा रूड था। सीना बताती है कि सुबह का बैटल उसकी लाइफ का रियल कमबैक था। उससे पहले वो सिर्फ एक मेंटेनेंस को वर्कर थी याटा के लिए। तभी अचानक एनगी उसके सामने आ गया और उसने बोला कि तुम्हें पायलट बनना होगा, और सीना ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया। एंगी को अपने जजमेंट पर बहुत ही कॉन्फिडेंस था, लेकिन गाय और काय को लगता था कि एंगी बस लड़कियों को पसंद करता था। तीनों सीना, सिबा और गेजी फिर मजाक करने लगते हैं और मस्ती करते हैं, जिससे कि गाय को हेडेक होने लगता है। दूसरी तरफ एक रेड हेड आदमी जिसका नाम हार्डी था और उसका दोस्त अपने कमांडर से मिलने के लिए पहुंचते हैं। कमांडर ने उन्हें बुलाया था क्योंकि उन्होंने गोश्त का पोजीशन लोकेट किया था। अब कंफर्म हो गया होता है कि गोश्त एक अनडेड मशीन है, जिसमें कि एक एआई है जो कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग करता है, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं जानता था कि उनके पीछे कौन है। गोश्त पहले नॉर्थ अमेरिका, एशिया, रसिया और ओशियन की फोर्स को खत्म कर चुका था। हाई रैंकिंग ऑफिशियल अब डिस्परेट हो गए थे गोश्त को कैप्चर करने के लिए, ताकि वो अपने साइड के लिए वॉर में एडवांटेज पा सके। हार्डी के सुपीरियर ने उन्हें ऑर्डर दिया कि वो उसे ढूंढे और अगर मुमकिन हो तो गोश्त को डिस्ट्रॉय भी कर दे, ताकि वो किसी और देश के हाथ ना लगे। काम का मामला सेटल होने के बाद सुपीरियर ने एक और पर्सनल बात उठाई। पता चला कि वो हार्डी के अडॉप्टिव फादर है। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि हॉलीडे में घर आ जाए, क्योंकि उसकी माँ उसको बहुत ही मिस कर रही है। हार्डी ने हाँ कहा और निकल गया, लेकिन कार्ड में हार्डी का दोस्त जानता था कि हार्डी शायद से इस काम में बिजी हो जाएगा, छुट्टी का मजा नहीं ले पाएगा। हॉलीडे में हार्डू के पास करने के लिए बहुत ही सारी चीजें थी। बाद में हार्डी अपनी फेवरेट बेकरी गया। शॉप ओनर ने उसको एक्स्ट्रा पेटिस भी दे दिए। नॉर्थ अमेरिका अलायंस जापान को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हकीकत तो ये होती कि कमांड अब भी नॉर्थ अमेरिका मिलिट्री के पास थी। चाहे जापान को ऑटोमोनी मिल जाए, लेकिन लीडरशिप फिर भी नॉर्थ अमेरिका की उधर ही रहेगी। आखिर में पूरा देश एक कॉलोनी बन सकता था। हार्डी भी नहीं चाहता था कि लोग एक दूसरे पर डिपेंड करें। उन्हें खुद उठकर अपना हक रिक्लेम करना चाहिए। पार्टीज खत्म होने के बाद दोनों अपने रास्ते पर चले गए। हार्डी ने अपनी बात शेयर की। ये इसलिए नहीं है कि वो घर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो अडॉप्टेड था और घर के बाकी बच्चे भी अडॉप्टेड ही थे। वो उनके साथ फिट नहीं हो पाता था। उसको हार्डली कोई चीज एक्साइट करती थी, जब तक उसके फादर ने उसको मिलिट्री इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। पहली बार जब उसने एमी को देखा, तब उसने जाना कि मिलिट्री ही उसका पाथ है। जब हार्डी अपनी स्टोरी कंप्लीट कर रहा था, दोनों मिशन एरिया तक पहुंच गए। वापिस शिवा के ग्रुप के पास वो एक लग्जरी होटल में रेस्ट करने के लिए रुक गए। तभी शिवा ने क्वेश्चन उठाया कि उनके 3 एमआई मिलिट्री के एमआई से इतने अलग क्यों हैं। एंगी ने एक्सप्लेन किया कि एक कंपनी है ब्रेनोन, जो कि जापान के रेजिस्टेंस ग्रुप को सपोर्ट करती है। ऑफिशियली इसका हेडक्वार्टर्स यूरोप में है, लेकिन ये बस एक सेल कंपनी है। कोई नहीं जानता कि कंपनी के कोई सिनिस्टर्स गोल हैं या फिर नहीं, लेकिन अभी तक सब कुछ ठीक है। और उन जैसे आई उन्हें एक और एक्सटर्नल एजेंसी लेस सोर्ट से कॉन्फ़िगर किया है, जिसका मतलब इंटेलिजेंस लर्निंग सिस्टम है और एक ऑटोनोमस लर्निंग सिस्टम। गाय थोड़ा सा स्पेशल केस था, लेकिन उसका कोड बस कैन एंगी एल के साथ सेम था। उसको ओशियन रिलीजन में किसी ने भेजा था। खैर उन्हें फिर भी सिबलिंग कंसिडर किया जाता था। जब वो रूम
रूम में वापस आए, सिबा ने गाय से पूछा कि क्या वो सोचता है कि उसे वहाँ पर क्यों भेजा गया, लेकिन गाय को फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसको करंट सिचुएशन पसंद थी। वापस हार्डी के लोकेशन पर उसने दो लोगों से मुलाकात की, रोजर और सोफी, जो कि उसके गोश्त एलिमिनेट करने में मदद करेंगे। लेकिन सोफी ने इस मिशन के खिलाफ अपनी बात रखी क्योंकि उसका मानना था कि मैनुअली एमआई पायलट करना बहुत ही अनउम्मीद यूनिट्स के मुताबिक कम सेफ है। हार्डी ने अपने सराउंडिंग्स को समझाया कि अगर वो अननेम्ड यूनिट का यूज करेंगे तो उन्हें पूरा पलटोन चाहिए होगा और उनकी एशियन और ओशियन फोर्स भी एक खतरा बनकर मौजूद है, वो ये नहीं कर सकते। इसलिए हार्डी ने इलाइट लोगों को गैदर किया गोश्त को कैप्चर करने के लिए, और चुना जाना इसका मतलब था कि सोफी और बाकी सभी बहुत ही स्किल्ड थे। अब बस उन्हें हार्डी के ऑर्डर्स को फॉलो करने थे और गोश्त उनके लिए नॉर्मल एमआई से भी ज्यादा अलग नहीं थे। अगर वो ओबे नहीं करते तो हार्डी को भी नहीं पता चलता कि क्या होगा। अगले दिन आया, सिबा के ग्रुप हेडक्वार्टर की तरफ अपना रास्ता कंटिन्यू कर रहा था। उसी समय स्काई में हार्डी की टीम भी अपना ऑपरेशन शुरू कर रही थी। गोश्त ने केव से सब चारों को सेंस किया और तुरंत सरफेस की तरफ लीप किया। हार्डी भी वहीं पर लैंड कर रहा है जहाँ पर गोश्त अपीयर हुआ था। गोश्त ने पहले मूव किया और अटैक करने के लिए रश किया। हार्डी ने टीम को ऑर्डर दिया कि स्प्लिट हो जाओ और मल्टीपल डायरेक्शन से स्ट्राइक करो। ये टैक्टिक इफेक्टिव साबित होती है क्योंकि गोश्त स्ट्रगल कर रहा था। उसने सभी टीम के अगेंस्ट फाइट नहीं किया जो कि पूरी तरीके से नेमेड मशीन से बनी हो। उन्हें गोश्त को भी तभी डिस्ट्रॉय करना था जब तक कि उन्हें कमांड स्टाइल को अडेप्ट नहीं कर लेते, लेकिन देर हो चुकी होती है। गोश्त ने सिर्फ हार्डी के टीममेट्स पर फोकस किया जिससे कि हार्डी को मुश्किल से रिट्रीट करना पड़ा। जब रोजर हेल्प करने आया, गोश्त ने अटैक को इंटरसेप्ट किया और हार्डी के फ्रेंड को भी उस पर थ्रो कर दिया। मिलिट्री ने बाहर से मिसाइल को फायर किया लेकिन गोश्त ने जंपिंग सिग्नल को एमिट किया जो कि मिसाइल का ट्रेजेक्टरी डाइवर्ट कर दिया। रोजर ने अटैक कंटिन्यू किया लेकिन वो गोश्त के हाथ लग गया। गोश्त के बैक से एक थर्ड आर्म निकल गया। रोजर को बचाने के लिए अपना एक आर्म सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब गोश्त पूरी तरीके से हार्डी के टैक्टिक को अडॉप्ट कर चुका था और हार्डी को क्रश करने के लिए प्रिपेयर कर रहा था। अचानक गाय ने वही किलिंग इंटेंट फील किया लेकिन सिब्बा, बाकी दो लोग और एआई ने कुछ भी सेंस नहीं किया। गाय ने सोचा शायद से सिर्फ उसको फील हो रहा होगा और इग्नोर करके वापस से गोश्त पर फोकस किया। गोश्त ने चैन टिपट फिंगर का यूज करके डायरेक्टली पायलट का अटैक किया जो कि एयरक्राफ्ट में था, और तभी जब रोजर ऑफ गार्ड था एक फिंगर ने उसको अंदर से मार दिया। लॉन्ग ग्रिफ नहीं करते हुए हार्डी ने क्विकली एक नया अटैक स्ट्रेटजी कैलकुलेट किया। उसने और बाकी दो लोगों ने चार्ज किया। सोफी और दूसरा टीममेट आगे एडवांस करके गोश्त को डिस्ट्रैक्ट करने लगे लेकिन दोनों थ्रेड से बाउंडेड थे। गोश्त ने अपने आप को अंडरग्राउंड में ले कर लिया था। फिर भी हार्डी आगे बढ़ता रहा। जब गोश्त ने फायर किया उसने अपना बॉडी लीन करके डोज किया और फिर पीछे लीप मारते हुए उसके आर्म जॉइंट पर शूट कर दिए, लेकिन गोश्त ने शॉट को ब्लॉक कर लिया और काउंटर अटैक करने की कोशिश की। अचानक एक बुलेट उसके जॉइंट लेग को डिस्कोलेट कर दिया। ये बुलेट रोजर का था जो कि मर चुका था, लेकिन एआई अब भी एक्टिवेट था और मिशन कंप्लीट कर दिया। हार्डी ने फिर डायरेक्टली एक बुलेट गोश्त के चेस्ट के अंदर मार दिया और उसको फिनिश कर दिया। गोश्त कोलैप्स कर गया लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट के साथ एस्केप कर गया। हार्डी गुस्से से भर गया और कसम खाई कि वो फाहर ग्रुप के साथ उसे जरूर मारेगा। वो हेडक्वार्टर्स पहुंचे जो कि यूडो से मिले जो कि यारा का रिप्रेजेंटेटिव था। यूडो खुश था कि तीनों सेफ पहुंच गए लेकिन उसने कहा कि ऑलरेडी काम उनका वेट कर रहा है। किसी ने उनसे मिलना चाहता, एक मेडिएटर जो कि बेरोन कंपनी और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बीच था। उसने अपने इंट्रोडक्शन दिया, नाम था गोबेल। गोबेल ने वॉर बेस्ड बिजनेस पार्टनरशिप प्रपोज की। सब लोग बैठ गए और बातें करने लगे। गोबेल ने खुशी से अपने डिजायर एक्सप्रेस किया। वो लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन चाहते हैं जब तक कि वॉर चलेगा, उनकी कंपनी का बिजनेस चलेगा। वो फंडिंग में भी जेन्युरियस था जब जरूरत पड़ती थी। साथ ही गोबेल ने बहुत ही सारे न्यू अपग्रेडेड्स भी लाए थे। फिर उसने उन्हें जोहान का एक पेयर ऑफ आर्मर्ड ग्रेनेड लॉन्चर दिखाया और केनबू और मासारू के लिए भी कई सारे आइटम। बाद में यूडो को कॉल आया और उसने सिब्बा ग्रुप को साथ ले लिया। वो लोग फॉरेस्ट के अंदर एक गांव में पहुंचे। फिर पूरा ग्रुप एक घर में एंटर किया जिसका मालिक था यूजी। वो एक लॉन्ग टाइम रियल एस्टेट एजेंट था जो कि टेम्पररी इस गांव में रह रहा था। उसने उन्हें अपने फैमिली का पूरा डाटा दिखाया। अभी वहाँ पर 9 लोग रहते थे लेकिन एक हफ्ते पहले उनका इलेक्ट्रिसिटी और वाटर एक्सेस बंद हो गया। तभी एक छोटी लड़की भागती हुई आई और गेजी को हक करते हुए डैड बुलाया जो सबको सरप्राइज कर गया। यूजी ने उनसे अंडरस्टैंडिंग मांगी क्योंकि लड़की ने छोटी उम्र में अपने फादर को खो दिया था। वापस इशू में आते ही अभी विलेजर्स को वाटर और इलेक्ट्रिसिटी आउटेज के बाद हर दिन स्ट्रगल करना पड़ रहा था। उसने पूछा कि फिर भी यहाँ पर सब लोग क्यों रहते हैं इंस्टेंटेड ऑफ लिविंग। यूजी ने एक्सप्लेन किया कि उनका टाउन पहले से वॉर से गुजरा था। वो लोग एक रिफ्यूज एरिया में मूव हुए लेकिन वहाँ भी सिचुएशन बहुत
बहुत ही शट डाउन हो गई। वो लोग एक रिफ्यूज एरिया में मूव किए, लेकिन वहाँ भी सिचुएशन शट डाउन हो गई, इसलिए वो लोग वापिस से घर आ गए। बाकी सभी लोगों ने भी सिमिलर एक्सपीरियंस शेयर किए। वो लोग वांटेड करते रहे और फिर आखिर में इस रिमोट विलेज में पहुंच गए। लाइफ यहाँ पर हार्ड थी, लेकिन वॉर यहाँ तक नहीं पहुंच सकता था। सबने कंफर्ट को सेफ्टी के लिए ट्रीट किया और ये सुनने के बाद ईडू ने कहा कि उसका ग्रुप जितनी हो सके मदद करेगा। उस शाम सबने कैंप को सेटअप किया और रुकने का प्लान बनाया। शिवा ने ईडू की काइंडनेस को एडमायर किया। अगी ने बताया कि यारा ये सिर्फ एक रिबेल फोर्स नहीं है, वो अपने फॉलो सिटीजन की भी मदद करते हैं, जो चीज सच में देश को रिबिल्ड करने के लिए चाहिए। वो थी लोगों का ट्रस्ट जीतना। अगली सुबह बारिश शुरू हो गई होती है। वो लोग इकट्ठे हुए होते हैं और डिस्कस करने लगते हैं कि विलेज के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाए। विलेजेस के लिए कंडीशन एश्योर करने के लिए उन्हें वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और फूड इशू फिक्स करने होंगे। कैमी ने सजेस्ट किया कि वाटर वेल ड्रिल किया जाए और वाटर व्हील बनाई जाए, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और फार्मलैंड को कल्टीवेट किया जाए। सबने काम को शुरू कर दिया। शिवा और कुछ लोग पुरानी कार से मशीनरी लूटने लगे। मीनवाइल ईडू ने गोबेल से कुछ आइटम्स स्पॉन्सर करने को कहा। गोबेल ने एग्री कर लिया क्योंकि इस समय वो बहुत ही सारे पैसे कमाया जा रहा था। सब लोग बिजी हो गए। कुछ लोग हाउसेस बनाए और कुछ ने व्हील डग किया और कुछ ने फार्मलैंड का काम किया। दोपहर तक सब साथ में बैठकर खाना खाने लगे। बच्चों को खुश देखकर शिवा का मन बहुत ही शांत हो गया। अगले दिन सबने अपना काम रिज्यूम किया और वुड स्टैक करना शुरू कर दिया। तब शिवा को सिन ने बुलाया कहीं चलने के लिए। दोनों माउंटेन्स के एक टेंट में गए जहाँ पर एक क्लीन था। सिन चाहती थी कि उसको रिपेयर किया जाए। अगर सक्सेसफुल होते तो ब्रेड, पिज्जा और पोट्री भी बना सकते थे। सिन ने ये भी शेयर किया कि उनके फैमिली में पोट्री का ट्रेडिशन है। ये सुनने के बाद शिवा ने हेल्प ऑफर दी और दोनों क्लीन को रिस्टोर करना शुरू कर दिए। और काम के बीच में दो बच्चे भी क्यूरियस होकर आते हैं। शिन ने उन्हें इनवाइट किया ज्वाइन करने के लिए। दिन ब दिन सब अपने अपने काम में प्रोग्रेस करते रहे। शिवा का ग्रुप भी क्लीन रिस्टोर करने में सक्सेसफुल हुआ। सिन के गाइडेंस में टेस्ट किया गया और शिवा और दो बच्चों को कप्स और प्लेट्स जैसे आइटम्स बनाए। अब सिर्फ उनको फायर और ग्लेज करना था, फिर रेडी हो जाते उसके लिए। मीनवाइल गैस के साइड को नेसेसरी इक्विपमेंट मिल चुका था और अब सिर्फ वेल से वाटर पंप लाना बाकी था। वाटर वेल भी स्पिनिंग शुरू हो गया और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। लेकिन गाय ने कहा कि ये अकेला सबके नीड्स के लिए काफी नहीं होगा। गैस के टीम को भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उन्हें एक हार्ड रॉक लेयर मिलती है और काय ने एरिया को स्कैन किया और एस्टिमेट किया कि रॉक 2 मीटर थिक है, जो ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैनेज कर लिया। एंगी ने बताया कि वाटर लगभग 100 लीटर पर डे आएगा। विलेजर्स के लिए ये पानी काफी था। मजुआ ने एक और मेथड प्रोसेस किया कि कैसे हैंडल किया जाए। अगले कुछ दिन तक सब लोग काम में बिजी रहे। वाटर व्हील को अपग्रेड किया ताकि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके, लेकिन गाय ने फिर भी पावर सप्लाई को बारली इनफ रेट किया। फिर गाय ने दोनों को व्हील के पास बुलाया। मोका ने एक और डिवाइस डिजाइन किया था जो लेजर और पार्सिंग रोड को कंबाइन करता था। पहले लेजर से रॉक को मेल्ट करेंगे और फिर रोड से ब्रेक करेंगे। आइडिया गाय का था, इसलिए उसने शिवा को फोर्स किया कि वो करे, वरना गाय गुस्सा हो जाएगी और कोई चॉइस नहीं बची होती। शिवा ने लेजर को पोजीशन में पॉइंट किया। अब सिर्फ लेयर पुल करना था, लेकिन गाय ने कहा कि पहले स्किल का नाम शाउट करना होगा। मजाक में शिवा ने शाउट किया, अल्ट्रा ड्रिल ब्रेकर और लीवर पुल किया। कुछ ही देर के बाद अंडरग्राउंड स्प्रिंग से पानी घुस करने लगा। उन्होंने वाटर प्रेशर का यूज करके वाटर व्हील को एक्सीलरेट किया, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का स्टेबल सप्लाई बन गया। लाइट ऑन हो गई और चीजें ग्रेजुअली इम्प्रूव होने लगी। विलेजर्स ने ग्रेटिट्यूड में अपना सर झुका दिया। ट्रिप के बाद शिवा, गेजी और सिन को एक और मिशन पर भेजा गया ताकि आटा मेंबर्स के लिए सप्लाईज खरीदी जा सके। ये काम सीक्रेटली करना था। लंबी लिस्ट को देखकर शिवा को समझ में नहीं आया कि कब ये फिनिश होगा। तभी एक जान पहचान ने गेजी को रिकॉग्नाइज किया। इट्स यू। पूरा ग्रुप पार्क में बैठकर बात करने लगा। शिवा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गेजी का एक ब्रदर भी होगा। ये पहली बार था जब उसने उसको ऐसे स्माइल करते देखा था। काय ने दोनों को यू के बारे में बताया। यू पहले याडा हेडक्वार्टर में काम करता था काय के पेरेंट्स के साथ, लेकिन दोनों एशियन आर्मी के खिलाफ फाइट करते हुए मारे गए और गेजी के फादर ने यू को अडॉप्ट किया। गेजी ने उसको अपना रियल ओल्डर ब्रदर समझा और क्रेज किया। जब यू अचानक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ गया तो गेजी के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल था और लंबे समय तक उसके दिल में रहा था। थोड़ी हार्टफेल्ट बातें होने के बाद अब यू को लीव करना था। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज किया और फिर यू पहले चला गया। जब वो हेडक्वार्टर्स वापस आया उसने अपनी और अपने फादर यू की फोटो निकाली। पुरानी मेमोरीज रिसर्फेस्ड हो गई और एक टाइम था जब दोनों एक्सीडेंटली माउंटेन में लस्ट हो गए थे। गाय बहुत ही डर गया था, लेकिन यू ने उसको रीअश्योर किया। चाहे वो ब्लड रिलेटेड नहीं थे, यू हमेशा गेजी को प्रोटेक्ट करता था। ये मेमोरीज गेजी कभी भी नहीं भूल सकता था। अगली सुबह शिवा की टीम एक न्यू इक्विपमेंट टेस्ट करना शुरू किया। सब कुछ ठीक होने का चेक करते हुए गेजी को यू का मैसेज मिला। उसका दिल खुशी से भरा है, लेकिन फिर यू ने शिवा और शिन को इनवाइट किया। यू ने तीनों को जापानी सिटी ले गया। उसने इंश्योर किया कि वहाँ पर रहने वाले सब लोग जापानीज हैं। एशियन कोऑपरेटिव्स के लिए टेरिटोरी का एक भी इंसान वहाँ पर नहीं था। चाहे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ना हो, लेकिन सिटी में 3482 रेजिडेंट थे, जो कि एक स्मॉल टाउन के बराबर था। सारे डिसीजन जापानी लोग ही लेते थे। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं था। इस ऑटोनोमस एरिया का
का डिस्ट्रिक्ट लीडर कोई और नहीं यू ही था। सब लोग उसको एडोर कर देते हैं। उसकी सिर्फ एक ही चाह थी, बच्चों के केयर फ्री स्माइल को देखना। वो चाहता था कि उन सभी को प्रोटेक्ट करे। यही वजह थी कि उसने याडा छोड़ दिया, क्योंकि उनका पाथ और ऑर्गेनाइजेशन का पाथ अलग था। इस ऑटोमोनोस जोन को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसको हर दिन एशियन आर्मी के साथ नेगोशिएट करना पड़ता था। फाइट करने की बजाय वो चाहता था कि फ्यूचर में सिटी और एक्सपेंड हो। फिर वक्त आया और यू ने तीनों को फ्रीली एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ दिया। वो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि लोकस उनको गिफ्ट्स देने लगे, क्योंकि यू के लिए बहुत ही शुक्रगुजार थे। सिबा और शिन भी हिल पर चढ़ गए थे ताकि सिटी का व्यू एंजॉय कर सके, जबकि गेजी अपने ब्रदर से मिलने के लिए गया। मीटिंग के बाद यू सीधा पॉइंट पर आया। उसने चाहा कि उसका छोटा भाई याडा छोड़कर इस सिटी के साथ रहे। उसने एक्सप्लेन किया कि पॉपुलेशन कैप की वजह से रेजिडेंट की संख्या इंक्रीज नहीं हो सकती, लेकिन वो एशियन आर्मी के एक्सपेक्शन रिक्वेस्ट कर सकता था गेजी के लिए। वो नहीं चाहता था कि उसका भाई फिर से गन उठाए, और वो चाहता था कि वो यहाँ पर पीसफुल लाइफ जिए। गेजी तुरंत जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए उसने सोचने के लिए टाइम मांगा। फिर वो वापस से हेडक्वार्टर आया, सोचता हुआ कि क्या करें। तभी गोबेल उसके पास आया और एक ट्रुथ रिवील की। अगर गेजी को लूज कर दिया तो कंपनी के प्रॉफिट्स पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। गोबेल ने क्लेम किया कि यू एशियन आर्मी का स्पाई है। गेजी को बिलीव करना है या फिर नहीं, ये उसका डिसीजन था। लेकिन गोबेल ने इन्फोसाइज किया कि इन्फॉर्मेशन एक कमोडिटी है, ट्रुथ को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, और थोड़ी रीजनिंग के साथ ये ऑब्वियस था। गोबेल के हिस्से से कैसे एशियन आर्मी अलाउ कर सकता था यू को इतना बड़ा ऑटोमोनस जोन एस्टेब्लिश करने के लिए, अगर वो उनके लिए काम नहीं कर सकता था। यू को इतना बड़ा ऑटोमोनस जोन एस्टेब्लिश करने के लिए, अगर वो उनके लिए काम नहीं कर सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें यू के बारे में बताया जाता है। यू ने जो सिटी बनाई थी उसके बदले में उन लोगों के लिए काम करता था। कभी जमीन कब्जा लेता, कभी इंफॉर्मेशन लीक करता, और कभी रिबेल एलिमेंट्स की पहचान कर लेता, ब्रिबेरी और कभी ब्लैकमेल तक भी करता था। और ये सुनकर गेजी के लिए बहुत ही ज्यादा शौक वाली होती है, क्योंकि जिसका वो हमेशा रिस्पेक्ट करता था, अपने बड़े भाई को और जैपनीज को बचाने के लिए उन्हें भी बेच रहा था। गोबेल ने गेजी को समझाया कि अगर तुम यू के साथ कॉन्टेक्ट में रहे तो वो जल्दी याडा की सारी इंफॉर्मेशन लीक कर देगा। एक पायलट को खोना ही कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा लॉस था, और अब 3 चले गए थे। गोबेल ने कहा कि तुम्हें अब समझदारी से फैसला लेना होगा, वरना अंजाम बहुत ही सीरियस हो सकती है। अगर विश्वास नहीं होता है तो खुद को इन्वेस्टिगेट कर लो। ये सुनकर गेजी वहाँ से निकल गया। सीन कट होता है एक डार्क रूम में, जहाँ पर गेजी को काय कहता है कि तुम इस बात का जिक्र किसी बात से मत करना। उसको याद आता है कि जब उसने अपने फादर को खोया था तब वो चुपचाप बैठा हुआ था, और सिर्फ यू ही था जो कि उसके पास आया था और उसे कंफर्ट किया था। गेजी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई ऐसा कुछ भी कर सकता है, इसलिए अगले दिन गेजी चुपके से सिटी वापस आता है ताकि खुद इन्वेस्टिगेशन कर सके। थोड़ी देर घूमने के बाद भी उसे समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। मेडिसिन और डेली चीजों की सप्लाई बहुत ही कम थी। लोग हमेशा कंप्लेन कर रहे थे। आगे बढ़ने पर उसने देखा कि एक व्हीकल एशियन आर्मी का सीधा यू के ऑफिस की तरफ जा रही है। जैसा कि गेजी ने सोचा था, वो लोग इंस्टेनियल गुड्स की डिलीवरी को एक वेपन बनाकर यू पर प्रेशर डाल रहे थे ताकि वो उन्हें इन्फॉर्मेशन दे। ये उनके डील का पार्ट नहीं था, फिर भी यू के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये सब गेजी सर्वेलेंस कैमरा के जरिए देख रहा था। जब एशियन फोर्सेस वहाँ से चले गए तो यू ने सोचा और फिर गेजी को कॉल किया। दोनों ऑटोमोनियस जोन के बाहर निकल गए और हेडक्वार्टर गए। वहाँ पर यू की मुलाकात कामी और याडा से होती है। वहाँ यू ने सब कुछ बता दिया, कैसे उसने एशियन 4 के साथ मिलकर ऑटोमोनियस जोन बनाया था और कैसे ओफ से इंफॉर्मेशन निकालना चाहते थे ताकि यहाँ पूरी तरीके से बर्बाद कर सके। उसने ये भी कहा कि कैसे एशियन ऑटोमोनियस जोन को अपनी बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने एडवाइस की थी कि अपनी पूरी ट्रोप्स को वहाँ से हटा लो। सब कुछ रिवील करने के बाद यू वापिस से लौट गया ताकि एशियन को शक ना हो। उसने अर्डू का स्टे इनविटेशन भी डिलाइंस कर दिया, लेकिन उस वक्त एक नई प्रॉब्लम खड़ी थी। उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मेंटेनेंस क्रू ने चेक किया और बताया कि रिपेयर होने में 1 दिन का पूरा टाइम लगेगा, इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि यू यहाँ रात भर रुक जाए। और फिर डेड ऑफ नाइट में जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, यू अपने इमोशन को और ज्यादा नहीं रोक पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ यू चुपके से यारा का डाटा कॉपी कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो एस्केप करने की कोशिश करता है, उसका भाई गेजी उसे इंटरसेप्ट कर लेता है। दोनों भाई आपस में बहस करने लगते हैं। यू अपने लोगों को बचाना चाहता था, वो नहीं देख सकता था कि उनके सामने उनकी मौत हो जाए। वहीं गेजी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेक्रीफाइस करने का नहीं सोच सकता था। ये बहस इतनी बढ़ गई होती कि यू पलटकर वापस से निकलने ही वाला था। तभी गेजी ने अपने भाई पर गन तान दी, पर वो ट्रिगर दबा नहीं पाया। सीन कट होता है कुछ दिनों के बाद, जब 3 पायलट समुद्र के रास्ते निकलकर हॉट हाकू नाम की रिविलियन ऑर्गेनाइजेशन से मिलने के लिए जा रहे थे। उन्होंने एडू और आइको से 1 दिन पहले ही अलग रूट्स चूज किया था। उन्होंने अपनी प्लान गोबेल के साथ शेयर किया। गोबेल ने बताया था कि शायद से हॉट हाकू ग्रुप से मिलने के लिए जाएंगे, जो कि जापान को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा
रहा था, लेकिन अभी एशियन यूरोपियन फोर्सेस उनका शिकार नहीं कर रही थी। थोड़ी देर में उन्होंने अपना डेस्टिनेशन देख लिया, एक आइलैंड जहाँ की टाकू ग्रुप छुपा हुआ था। लेकिन उस वक्त आइलैंड पर अटैक हो रहा था। एशियन यूरोपियन आर्मी अपना पूरा जोर लगा रही थी। डिफेंडर्स जान बचा कर लड़ रहे थे, पर एनिमी अपने एमआई यूनिट्स का यूज करके उन्हें दबा रही थी। तभी टाइम पर सिबा की टीम वहाँ पर आ गई। गेजी ने दूर से एनिमीज को स्नाइपर से गिरा दिया, जबकि मसारू और कैनबू एक्शन में खुद कर एक बड़े से एल्मा यूनिट्स को काटने लगे। लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए गेजी ने स्मोक बम यूज किए और तुरंत रिट्रीट का ऑर्डर दे दिया। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट एनु, जो कि इस ऑपरेशन का कमांड कर रहा था, सब कुछ देख रहा था। उसने हंसी के साथ कहा कि अगली बार वो खुद बैटलफील्ड में आएगा। इस लड़ाई से बचने के बाद पायलट की मुलाकात कमांडर कोनो से होती है, जो कि उन तीनों का शुक्रिया करता है। सिबा इधर उधर देखता है और समझता है कि उनके पास लोग बहुत ही कम बचे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन कहने के लायक भी नहीं था। कोनो बताता है कि पहले उनके पास बहुत ही सारे मेंबर्स थे, लेकिन जब से इलिनॉइस ने ऑपरेशन संभाला है, उसने एमआई यूनिट्स में हेवीली इन्वेस्ट किया था और उन्हें हेटाकू ऑर्गेनाइजेशन का शिकार बनाया। दोनों का अगला प्लान था कि आइलैंड के ईस्टर्न साइड पर अटैक करना, जहां उनके कुछ एलायंसेस बचे हुए थे, ताकि सभी मिलकर रीग्रुप कर सके। तभी गाय कहता है कि हमें अपने चांसेस बढ़ाने के लिए पहले सराउंडिंग एरिया स्काउट करना होगा, ताकि हमें टेरेन का पूरा आइडिया मिल सके। ये प्लान बनाकर तीनों पायलट्स अलग अलग डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं। सबके साथ एक ई स्कॉट था। जब सिबा ने ऊंची जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां से अजीब सी लाइट बीम आ रही है। उसके ई स्कॉट ने समझाया कि ये एनिमी के सिग्नल डिवाइसेस हैं, जो कि बहुत ही बड़ी संख्या में डिप्लॉय करने के लिए आए हैं। ये इंसान को डिटेक्ट नहीं करते, सिर्फ एमआई यूनिट्स को ही करते हैं, और अगर उनमें से कोई भी सिग्नल बढ़ जाएगा तो तुरंत एनिमी अलर्ट हो जाएगा। सिबा उन्हें देखकर सोचता है कि शायद से ये चीज उनके काम आ सकती है। दूसरी तरफ से शिफ्ट होता है इलिनॉइस की तरफ, जो कि आराम से बाथ ले रहा होता है। बैटल से पहले वो मजा ले रहा था। उसकी सिक्योरिटी ने मना किया और पूछा कि जब ऑलरेडी विक्ट्री तुम्हारे हाथ में तो तुम्हें खुद बैटलफील्ड में क्यों आना है। पर एनो हंसती हुई कहता है कि मुझे ऐसा ही पसंद है और इस बार मैं खुद सिबा की टीम को हराने के लिए बैटलफील्ड में जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सिबा अपनी पोजीशन ले रहा था गेजेन और सिन के साथ। तभी जंगल में फॉग और ज्यादा गहन हो जाती है। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट अनु अपने एमी पर चढ़कर स्वीप ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है और जंगल में बिना रुके रैंडम आर्टिलरी फायर करने लगता है। जैसे ही उन्होंने सिबा की ग्रुप की मूवमेंट को डिटेक्ट की, उन्होंने उसके रास्ते पर लगातार बॉम्ब बरसाने शुरू कर दिए। गेजेन ने स्मोक बॉम्ब छोड़े ताकि सिग्नल को जाम किया जा सके, लेकिन अनु तुरंत सभी सिग्नल टावर को एक्टिवेट कर देता है। मैप में तीनों की पोजीशन क्लियर हो जाती है। एनिमी उन्हें कॉर्नर में फंसाने के लिए फायर करने लगते हैं, लेकिन तभी बाहर से एक जोर का ब्लास्ट होता है। गेजेन ने एक ब्रिज उड़ा दिया होता है, जिसमें कि कई एनिमीज खत्म हो जाते हैं। उसके तुरंत बाद बू और मसारो दोनों फ्लैंक से निकलकर बचे हुए एनिमीज को वाइप आउट कर देते हैं। सिस्टम हैक करना उनके लिए बहुत ही इजी था और इस हैक की मदद से उन्होंने अपनी फेक पोजीशन दिखा दी। फोक का फायदा उठाकर ग्रुप ने बचे हुए छोटे एनिमीज को भी खत्म कर दिया और सीधे इलिनॉइस की तरफ दौड़ने लगे। एंगी और गाय सबसे आगे निकल गए। वो दोनों खुद इलिनॉइस का सामना करने के लिए तैयार थे। पीछे काय ने इलिनॉइस के 2 सोल्जर को शूट कर दिया। तभी कैनबू की तलवार इलिनॉइस के वेपन से टकराती है। इलिनॉइस के स्टाफ हेल्प करने के लिए आए, लेकिन उन पर फायरिंग होने लगी और वो डॉज करने पर मजबूर हो गए। इस दौरान कैनबू पर शूट करने वाला था, लेकिन मैसी वापस आता है और उसका गन स्लैश करके डैमेज कर देता है। अब इलिनॉइस दोनों तरफ से पिंसर अटैक में आ गया था, फिर भी वो फाइट बैक करता है। उसकी तलवार इतनी हार्ड होती है कि तोड़ना मुश्किल था, लेकिन फाइट के बीच उसका एमी अचानक से रुक गया। गेजी ने कहा कि इसे मारने की जरूरत नहीं है। एनो ये बात सुनकर और भी गुस्से में आ गया और नोबल के लिए ये बात बहुत ही इंसल्ट करने वाली होती है। तभी इलिनॉइस का एमी और उसकी तलवार दोनों एक साथ टूट जाते हैं। सेबा की ग्रुप ये बैटल जीत चुकी होती है। इसके बाद उन्होंने कोनो की ग्रुप को अपने बचे हुए ट्रॉप्स के साथ मर्ज किया और फिर फेयरवेल कह दिया। 3 पायलट शिप पर चढ़ गए, गाय की टीम से मिलने के लिए दोबारा से निकल गए। इस जर्नी के बाद गाय अब पहले से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहा था। ज्यादा वक्त नहीं मिला था कि सेबा की टीम मेंटेनेंस क्रू से फिर से मिली, लेकिन सर्विंग से पहले सिबा ने कहा कि पहले बू को वॉश करो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका था। दूसरी तरफ हार्डी के पैलेस पर हमें गोबेल दिखाई देता है। उसने समहाउ हार्डी से एक कॉन्टेक्ट बनाया और उसे एक डील प्रपोज किया। गोबेल ने अपनी असली आइडेंटिटी छुपा ली और सिर्फ इतना कहा कि वो एक मर्चेंट है जो कि अपनी इंफॉर्मेशन बेचता है। अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूफ करने के लिए उसने गोस्ट का लोकेशन रिवील किया। गोबेल ने हार्डी को सोफिया और हार्डी के दोस्त राय के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। हार्डी ने पूछा कि तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए, लेकिन गोबेल ने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये मेरी तरफ से तुम्हारे साथ फ्यूचर रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट है।
इतना कहकर गोबेल वहाँ से चला गया और ये सारी इंटेल हार्डी को भेज दी। हार्डी ने तुरंत वो इंटेल इंटेलिजेंस एजेंसी को दे दी ताकि उसकी एनालाइज की जा सके। इधर अडू को मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्ट मिल गई होती है जिसमें 3 पायलट के कोऑर्डिनेशन डिटेल्स दिए गए होते हैं। कॉल खत्म होने के बाद अडू को बोला गया कि एक गेस्ट आया। दूसरी तरफ पायलट ग्रुप अपने एमी ढूंढते हुए फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जापान के रिस्टोर होने के बाद वो क्या करेंगे। सीन कहता है कि वो अपने घर का पोर्ट्री वर्सो फिर से बनाना चाहता है। गेजी कहता है कि उसे भी अपने पिता की मौत का बदला लेना है। ये सुनकर सिबा उससे वादा करता है कि उसकी मदद करेगा गोश्त को हराने में। सीन भी उसकी हेल्प करना चाहता है। गेजी चुप रहता है पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इधर अनु कुछ बच्चों के खेल का शिकार बन जाता है और फिर अपने कमांडर को रिपोर्ट देता है। उसने रिक्वेस्ट की कि उसे याडा ऑर्गेनाइजेशन को हंट करने वाली टीम में ट्रांसफर कर दिया जाए। हायर अप्स ने उसकी बात को मान ली। तभी याडा की मुलाकात फिर से कैमियो से होती है। कैमियो उसे कुछ फोटोज दिखाता है जिसमें कि एशियन सोल्जर्स इंजर्ड दिखते हैं पर उनके जख्म बहुत ही अजीब होते हैं जैसे किसी और कंट्री ने अटैक किया हो। इसको साइड में रखते हैं और याडा उसको जापान का करंट मैप दिखाता है। जापान अब 4 फंक्शन में डिवाइड हो चुका था। अगर ऑपरेशन इसी तरह से चलते रहे तो याडा का एरिया और एक्सपेंड होने वाला था। ऑफिशियली ये नॉर्थ अमेरिका अलायंस के ऊपर था पर जापान अपना ऑटोमोनस कंट्रोल रखता था। हार्डी को एक बात हमेशा एक्साइटेड करती थी, जैसे 4 फंक्शन ने जापान को अपना बनाया था। कभी भी उन्होंने एक दूसरे के टेरिटोरी को एक्सपेंड करने के लिए लड़ाई नहीं, पर अब हालात बदल गए थे और इसके पीछे एक बड़ा रीजन था। वो था ओरिजिनल एमआई सेल्फ इवॉल्विंग और लर्निंग एआई जॉब जो कि काबू के अंदर था। गोश्त के पास भी एक ऐसा एआई था शायद से उसे भी सुपीरियर। हार्डी जितना सोचता था उतना ही उस एआई को पाने की चाहत और बढ़ जाती थी। इस वजह से उसने डिसाइड किया कि वो गोबेल के साथ कोऑपरेट करेगा क्योंकि दोनों के लिए ये फायदेमंद था। कुछ देर के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट आती है कि 90% चांस है कि गोश्त अब भी एशियन कोऑपरेटिव जोन में है, लेकिन उनकी पुरानी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर चुका था, इसलिए हार्डी को नए तरीके से उनका सामना करना होगा। उसने सोफी से पूछा कि क्या सेबा की टीम ट्रैक हो पाई है, पर सोफी ने बोला कि उनका पता तो बहुत ही पहले खो गया था, सिर्फ गैस किया जा सकता था कि वो किस डायरेक्शन में गए होंगे। हार्डी ने कुछ देर सोचा और फिर आए और सोफी को फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर बुलाया। इधर सिबा और मेसाओ ने बुक का मेंटेनेंस कंप्लीट करने के बाद सिबा, शिन और गेजी ने अपना रूप बदलकर शॉपिंग करने का प्लान बनाया। मार्केट पहुंचकर ग्रुप अलग अलग हो गई और अपना सामान लेने के लिए सिबा भीड़ को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और गलती से हार्डी से टकरा जाता है। सिबा तुरंत सॉरी बोलकर निकल जाता है पर हार्डी उसकी आवाज पहचान लेता है और रे को उसका पीछा करने और कंफर्म करने के लिए बोलता है। शाम तक शॉपिंग खत्म हो जाती है और तभी नरू उन्हें इनवाइट करता है। चलो अब सब मिलकर हॉट स्प्रिंग बाथ हाउस में रिलैक्स करते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में सभी लोग आ जाते हैं, एक तरफ मेल सेक्शन और दूसरी तरफ फीमेल सेक्शन। यहाँ पर सेबा की मुलाकात फिर से हार्डी से हो जाती है। हार्डी बिना कुछ घुमाए सीधा अपनी बात रखता है। वो सेबा को बताता है कि वो नॉर्थ अमेरिका फोर्सेस का हिस्सा है और उसका मिशन गोश्त को कैप्चर करना था, पर वो इसमें फेल हो गया। उसने गोश्त की करंट लोकेशन भी रिवील कर दी थी, जिसे सुनकर गेजी के अंदर बदले की आग और तेज हो गई। बिना ज्यादा सवाल जवाब का टाइम दिया हार्डी रे के साथ वहाँ से वापस निकल जाता है। दूसरी तरफ सोफी भी आके उन्हें वही इन्फॉर्मेशन देती है। उसी रात गोश्त ने फिर से एशियन आर्मी बेस पर हमला कर दिया जिसमें उनको हैवी डैमेज उठाना पड़ता है। अगले दिन सिबा की टीम ने अडू को गोश्त की लोकेशन पर हार्डी की बातों को कंफर्म रिपोर्ट दी। गेजी अपने पिता का बदला लेने के लिए तुरंत निकल पड़ता है। सिबा भी रिसा की मौत का बदला लेना चाहता था, पर एडू ने दोनों को समझाया कि पहले इन्फॉर्मेशन 100% कंफर्म होने दो। उस दिन से गेजी ने अपने आप को पूरी ट्रेनिंग में झोंक दिया। 2 दिन के बाद इन्फो कंफर्म हो गई। गोश्त अब ओसियामा में था जहाँ पर उसने एशियन आर्मी का स्ट्रॉन्ग होल्ड कैप्चर कर लिया था। आर्मी मेनलैंड पर रिट्रीट करके अपना डिफेंस सेट कर रही थी ताकि अगर गोश्त लैंड रिसोल्ट करे तो वो तैयार रहे। अभी गोश्त अपने रिपेयर के लिए सो रहा था, तब काय ने बताया कि ओसियामा पर अभी जापानीज सिविलियन बचे हुए जिनको एशियन आर्मी ने छोड़ दिया है। अब गोश्त को हराना सीधा जापानीज सिविलियन की सुरक्षा और उनके होमलैंड को बचाने से जुड़ा था। एडो ने मिशन को असाइन किया सिविलियन को बचाना और गोश्त को हराना। प्लान ये था कि 2 टीम्स बनेंगे। टीम ए का काम होगा सिविलियन को एवेक्यूएट करना, टीम बी जिसमें 3 पायलट्स थे जिनका काम होगा गोश्त की बेस पर डायरेक्ट सरप्राइज अटैक करना जहां वो सो रहा था। प्लान फाइनलाइज होने के बाद सब अलग हो गए अपने अपने काम पर करने के लिए। टीम ए ने आइलैंड के सिविलियन को एवेक्यूएट करने की तैयारी शुरू कर दी। टीम बी ने कॉम्बैट के लिए इंटेंसिव ट्रेनिंग चलाई। कुछ ही दिन के बाद ऑपरेशन का दिन आ गया। उस रात बहुत ही सारी बोट्स अकीमा की तरफ से सील कर दी गई। टीम ए ने आइलैंड पर लैंड करके सिविलियन को गोश्त में चढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं टीम बी गोश्त के बेस की
की तरफ बढ़ी जा रही थी। दूसरी तरफ हार्डी चुपचाप बैठकर इस सब का फायदा उठाता है। गोश्त जाग चुका था और वह एशियन आर्मी के बचे कुछ सोल्जर को हंट कर रहा था। उसने 2 एमी को तोड़ दिए थे और कमांडर को टारगेट किया जो कि कभी सिबा से लड़ चुका था। तभी सिबा, गेजी और सिन ने ट्रियो वहाँ पर पहुंचा और गोश्त पर अटैक करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। गोश्त ने सिन को टारगेट किया क्योंकि वो भी उसकी फाइटिंग स्टाइल के साथ फेमिलियर नहीं थी। सिन पर गोश्त लगातार चूज इन कर रहा था, पर तभी बू रस करके उसकी मदद करने आता है। ये देखकर गेजी तुरंत ऑर्डर देता है कि अब हमें स्ट्रेटजी बी पर शिफ्ट होना पड़ेगा। सिबा, गेजी और सिन ने गोश्त को एक ओपन एरिया में लूर कर दिया। ऊपर से मारू उड़कर सपोर्ट कर रहा था। कैनबू ने गोश्त पर सीधा फाइट स्टार्ट किया, पर गोश्त इवोल्व हो चुका था। अब उसके 4 ट्रैकिंग आर्म्स थे जिन्होंने सिबा को ऑफ गार्ड कर लिया और उसको डिसएडवांटेज में डाल दिया। जोहान ने कवरिंग फायर दिया जिसमें कि गोश्त का ध्यान थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। तभी मारू ने एक इलेक्ट्रिक नेट फायर किया ताकि उसको ट्रैप कर सके। जोहान ने फिनिशिंग शॉट को ट्राई किया, पर गोश्त ने अपने पाँव से निकलने वाले वायर्स का यूज करके नेट को तोड़ दिया। फिर उसने जोहान का सिर पकड़ लिया और उसे क्रश करने की कोशिश की, लेकिन बू ने उसका हाथ हटा दिया। मारू ने फिर से एक नेट फायर करके उसको रोका। तीनों पीछे हट गए ताकि सिचुएशन को दोबारा से एक्सेस कर सके। सभी बहुत ही शॉक थे क्योंकि गोश्त की पावर बहुत ही तेज स्पीड से इवोल्व हो रही थी। तभी एवोल्यूशन के बारे में बात करते करते सिबा ने दिमाग में एक आइडिया आता है। पीछे से गोश्त उन्हें चेस करता है और सिबा गेजी को ऑर्डर देता है कि अब स्ट्रेटजी को एक्सिक्यूट करो। कैनबू गोश्त को माउंटेन के एमो स्टोरेज की तरफ खींच लेता है जहां मारू ऑलरेडी वेट कर रहा होता है। सिन ने 2 लेयर का नेट फायर करके उसको स्टोरेज के अंदर पेन डाउन कर दिया। डोर बाहर से सील कर दिया गया और गेजी ने दूर से एम किया। एक एमो बुलेट लगा जिसमें की चेन एक्सप्लोजन हुआ जिसमें की पूरा एरिया ही उड़ गया। सबको लगा कि अब गोश्त खत्म हो गया, पर वो फ्लेम के बीच में मोशनलेस खड़ा था। ट्रियो ने हार नहीं मानी और फिर से चार्ज कर दिया, लेकिन गोश्त ने कैनबू को पंच करके दूर फेंक दिया और मारू को एक टॉय की तरह साइड में फेंक दिया। तभी गेजी ने दोनों को बुलाया और बोला कि अब हमें वही ट्रेनिंग वाले टीममेट्स का यूज करना होगा। हार्डी दूर से ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। उसके लिए जो भी जीतेगा उसे फायदा ही था। अगर सिब्बा जीता तो गोश्त का प्रॉब्लम सोल्व, और अगर गोश्त जीता तो वो गाय को रिसर्च के लिए ले लेगा। उधर टीम ए ने सिविलियन का एविक्यूएशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया और एशियन आर्मी के कुछ रिमेंट्स को भी कैप्चर कर लिया। बैटल पर वापस आते ही ट्रियो ने अच्छी कोऑर्डिनेशन दिखाई, पर गोश्त अब भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने उधर जोहान की राइफल को तोड़ दी ताकि स्नाइपिंग बंद हो जाए। ये देखकर गाय को शक होने लगा कि ये गोश्त अब सिर्फ एक ऑटोमोनस एआई नहीं बल्कि कोई उसको पायलट कर रहा है। 3 वर्सेस 1 फाइट होने के बावजूद उनके जीतने का चांस बहुत ही कम होते जा रहे होते हैं। तभी कोनो का कॉल आता है। वो ऑर्डर देता है कि अब रिट्रीट करो क्योंकि तुम ऑलरेडी मिशन का आधा पार्ट कंप्लीट कर चुके हो, लेकिन सिब्बा मना कर देता है। उसने कहा कि गोश्त उन्हें कभी नहीं जाने देगा। उसने अपने अंकल से वादा किया कि वो वापस जरूर आएगा जिंदा लौटकर। ये सुनकर कोनो ने एग्री किया और एडिशनल सप्लाईज भेजने का प्रॉमिस किया। ट्रियो ने फिर से एसोलेट शुरू किया। गोश्त ने बू को पंच करके उड़ा दिया और मेजर को जमीन पर फेंक दिया। उसने मसारू का हाथ तोड़ दिया और जोहन की लेग भी डैमेज कर दी। शेन मुश्किल में गेजी को खींच कर लेकर भाग गया और दोनों सफलता से छुप गए। दूर से बू गोश्त को ऑब्जर्व कर रहा था। थर्मल कैमरा का यूज करके उन्होंने देखा कि उसका एनर्जी सोर्स एक्चुअली उसकी टेल में था, इसलिए वो इतनी लंबी फाइट कर पा रहा था बिना ज्यादा एनर्जी वेस्ट किए, जबकि पायलट्स अपनी एनर्जी एडजस्ट कर रहे थे। ये उनका सबसे बड़ा क्लू था। अगर गोश्त कंटिन्यूसली हाई टेम्परेचर में रहा बिना अपनी हीट रिलीज किए तो वो ओवरहीट हो जाएगा। ये उसका सबसे बड़ा वीकनेस था। तीनों ने फिर से रीग्रुप करके अपने एनर्जी एक दूसरे के साथ शेयर किया और अगले असोल्ट की तैयारी स्टार्ट की। जोहन और मारू ने अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दी कैनबू को ताकि सिब्बा गोश्त को खत्म कर सके। उसके बाद कैनबू गोश्त से लड़ता रहा और लिeutenant और जोहान अटैक पोजीशन में आ गए। सिब्बा गोश्त को एशियन मिलिट्री के एमी वेयर हाउस की तरफ ल्योर कर रहा था। गोश्त वेयर हाउस के अंदर घुस गया और तुरंत एमी को कंट्रोल करके सिब्बा पर फायर करने लगा, लेकिन वो ऑलरेडी बाहर जंप कर चुका था और वेयर हाउस को डेटोनेट कर दिया। फिर भी गोश्त वहाँ मजबूती से खड़ा रहा। इस वक्त नोटिफिकेशन आया कि बाकी दोनों अपने पोजीशन पर पहुंच गए, लेकिन वो अब धीरे धीरे ग्राउंड लूज कर रहा था। गाय के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने लिमिटर को तोड़ दिया और ये एक तरीका था गोश्त को हराने का। लिमिटर ब्रेक होते ही वो की स्पीड और पावर बढ़ गई। एक पल में उसने गोश्त का एक आर्म काट दिया और फाइट इक्वल हो गई थी। बू ने गोश्त को ब्यूरिंग एरिया में खींच लिया। वहाँ सिब्बा और गाय ने मिलकर गोश्त के पंचेस दिए जिससे कि उसको काउंटर करने का चांस भी नहीं मिला। उन्होंने गोश्त का एक और आर्म तोड़ दिया। तभी लिeutenant नीचे कूद कर आया और गोश्त का सिर काट दिया और जोहन ने दूर से उसकी एनर्जी टेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। गोश्त कोलैप्स कर गया। कैनबू फिनिशिंग बो देने के लिए उड़ गया पर उसकी तलवार टूट गई और उसका पूरा सिस्टम ही ओवरलोड हो गया। उसी वक्त गोश्त भी ओवरहीट कर रहा था और इतना हीट इमिट
कर रहा था कि कुछ ही मिनट में वो एक्सप्लोड करने वाला था, लेकिन गोश्त तेजी से ओशन की तरफ दौड़ गया और अपना बॉडी कूल करने के लिए केन भी उसके रास्ते में खड़ा हो गया। उसने डिसाइड किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो गोश्त के साथ मरने को तैयार है। उसने सोचा रिसा के साथ जो हुआ था वो कभी अब नहीं होने देने वाला और गेस के फादर का बदला लेना ही उसका फर्ज है। सिबा भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हो गया। उसने डिसाइड किया कि अपने सबसे प्यारे लोगों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देगा। उस वक्त सिबा और गाय की अंतिम कन्वर्सेशन होती है। दोनों ने वादा किया है कि चाहे जो भी हो जाए वो एक दूसरे के साथ दुनिया के कोने तक ले जाएंगे। उसके बाद गाय का कनेक्शन टूट गया। सिबा ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसने देखा कि दुनिया में अब भी बहुत ही खूबसूरत चीजें बाकी है। फिर दोनों गोश्त के साथ एक्सप्लोड हो गए। टीम ने सक्सेसफुली सिविलियन के एवैक्यूएशन कंप्लीट कर लिया, पर जैसे ही रिपोर्ट आई कि एक पायलट का सिग्नल खत्म हो गया, एटमॉस्फेयर सडनली ग्लूम हो गया। जब चेक किया गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन वो ज्यादा देर तक गम में नहीं रुक सकते थे क्योंकि मिशन अब भी बाकी थे। शिन और गैसी ने सिबा को अलविदा कहा और आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ हार्डी ने गोश्त के कुछ फ्रेगमेंट्स रिकवर किए। सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि उसका एआई अब भी इंटेक्ट था। और इसी के साथ ये एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।